मैंने सोचा फरहाद के पास जाऊं, लेकिन दिल चाहते हुए भी दिल नहीं चाहता था। उसके पास जाऊं तो सांस रोक लेता था। कभी गुस्सा आता था, क्या मैं उसके दर की भिखारी हूं? मेरे आते ही दरवाजा बंद कर देता था, धुतकार देता था। कोई और होती तो पलट कर ना देखती, मगर ये कमबख्त दिल लोट पोट कर उधर ही जाना चाहता था। ये दिल उसे कब से चाहने लगा था मुझे पता ही नहीं चला। शायद उस वक्त से जब मैं टेलीपैथी की इब्तदाई मशकें कर रही थी। हालांकि मैं उससे शदीद नफरत करती थी। कहाँ मैं यहूदी और कहाँ वो मुसलमान। मुझे तो फरहाद का नाम एक बदतरीन दुश्मन का नाम लगता था। फिर इस नफरत की आग में असफंद यार ने तेल का काम किया। वो मजहबी पेशवा थे, लेकिन दीन की बातें कम करते थे। ज्यादातर फरहाद के खिलाफ जहर भरते। उनका फर्ज था वो आसमानी किताब तो रैत पढ़ते, मुझे भी पढ़ाते। उन आयतों के मायने और तफसीर बयान करते, मगर वो तो रैत की जगह फरहाद का रिकॉर्ड सुनाते थे। उन्हें अंदेशा था मैं जवान हूं मगर नादान हूं, किसी दिन भी फरहाद के इश्क में मुब्तला हो जाऊंगी। वो बताया करते थे उसने रोमाना के साथ इश्क किया, फिर उसे दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। वह बेचारी उसकी तलाश में दुश्मनों के हाथों हराम मौत मर गई। उसने सोनिया से मोहब्बत की, मगर कभी उसके साथ 4 दिन भी नहीं रहता। वो बेचारी ये भी नहीं कह सकती कि मोहब्बत 4 दिन की होती है। उसने सबसे ज्यादा रसवंती को अहमक बनाया। वो पहली औरत थी जो टेलीपैथी के जरिए उसे मुंह तोड़ जवाब देती थी, क्योंकि वो उसके दिमाग में पहुंचकर मुसीबत बन जाती थी। और जब वो दिमाग में आना चाहता तो सांस रोक लेती थी। वो बदतरीन मक्कार शख्स है। उसने रोमानी दाव पेच आजमाए, उसे मोहब्बत में गिरफ्तार किया, उसे अपने बच्चे की मां बनाया, फिर तलाक दे दी। मोहतरम ने कहा था, शीबा तुम्हें रसवंती का इबरतनाक अंजाम पेश नजर रखना चाहिए। वो टेलीपैथी जानने वाली ना घर की रही ना घाट की, ना हिंदू रही ना मुसलमान, ना बीवी रही ना बच्चे की माँ। मैं तुम्हें समझाता हूँ, अगर कभी उसके फ्रेम में आओ तो मेरी बातों को याद कर लेना। तुम भी उसकी महबूबा रहोगी ना बीवी, यहूदी रहोगी ना मुसलमान, ना इसराइल में जगह मिलेगी ना दुनिया के किसी मुल्क में। वह तुम्हें रसवंती की तरह यूं दिमागी मरीजा बनाएगा कि फिर तुम ख्याल खुआने के काबिल नहीं रहोगी। मोहतरम की एक एक बात मुझे जाने अनजाने अंदेशों में मुब्तला कर देती थी। फिर तनवीमी अमल के जरिए भी मोहतरम ने मेरे अंदर नफरत का जहर भर दिया और इस दहशत में मुब्तला कर दिया जिसकी वजह बयान नहीं कर सकती कि आखिर उसे खौफजदा क्यों हूँ। अगर वो अय्याश है तो मैं उसे कभी लिफ्ट नहीं दूंगी, उसके साय से भी दूर रहूंगी, लेकिन मैं तो डरने लगी थी। उसका नाम सुनते ही यूं लगता था जैसे वो मेरे अंदर है, अचानक फट पड़ेगा और मेरे चीथड़े उड़ जाएंगे। और यही एक नफ्सियाती नुक्ता है जो मेरी और मोहतरम की समझ में नहीं आया। औरत किसी के मुतल्लिक फितरतन तजस्सुस में मुब्तला रहती है। उसे डराया जाए कि शजरे ममनुआ की तरफ ना जाओ, अज़ाब इलाही नाजिल होगा तो वो बेशक डरेगी, मगर तजस्सुस में भी रहेगी। तन्हा उस असरार को समझने का हौसला ना होगा तो वो मर्द को बहकाकर उधर ले जाएगी। औरत आग से डरती है, मगर चूल्हे की जलती हुई लकड़ी को पकड़कर इधर से उधर रख देती है। यानी जिससे डरती है एक दिन उसी को पकड़ती है। मर्द होता है मुहिम जू, वो पहाड़ की बुलंदतरीन चोटियों को सर कर लेता है। औरत होती है मर्द जू, ख्वाह वो कितना ही खौफनाक हो वो उसे सर करती है और सर पर चढ़कर हुकूमत करती है। मुझे रफ्ता रफ्ता महसूस हुआ मैं फरहाद को अपने सामने बेबस करना चाहती हूँ, और मर्द को बेबस करने का सबसे आसान तरीका यही है कि उसे मोहब्बत की जाए, और इतनी मोहब्बत की जाए कि वो पागल हो जाए। एक नफ्सियाती नुक्ता और बयान करूं, औरत को ऐसी बातों के लिए सोचने और मंसूबे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपनी फितरत के मुताबिक सोचे समझे बगैर और किसी इरादे के बगैर पहले खुद उसके लिए पागल होती है, अपना जादू बाद में जगाती है। मैं कसम खाकर कहती हूँ मैं जानबूझकर फरहाद की तरफ माइल नहीं हुई। दरअसल वो नफरतें झूठ साबित हुई जो मेरे अंदर जहर की तरह भरी हुई थीं। मैंने बारहा देखा था वो कभी किसी लड़की से ना मोहब्बत में पहल करता है, ना टेलीपैथी के जरिए उसे फांसता है। सोचने की बात है, वो ख्याल ख्वानी के जरिए किसी भी शरीफजादी के कमरे में घुस सकता है, मगर आज तक वो अपनी औरत की तन्हाई में भी उसकी इजाज़त के बगैर नहीं गया। अगर किसी कम ज़रफ़ को ख्याल ख्वानी आती तो वह हमारी दुनिया को अपनी तरह नंगा कर देता, मगर फरहाद खुदा से डरता है। मुझे उसकी दूसरी बात जो पसंद आई वो मेरे तहफ़्फ़ुज़ का अमल था। उसने मेरी सेहतमंदी और सलामती के लिए मुझे बाबा साहब के इदारे में रखा। आज मैं मुख्तलिफ मशकों से गुजरते हुए बड़ी हद तक सांस रोक लेती हूँ। सांस रोक लेने का मतलब यह हुआ कि मैं जिस्मानी और दिमागी तौर पर 100% नॉर्मल हूँ। उसने ये नहीं सोचा कि मैं योगा की महारत हासिल करके उसके बराबर हो सकती हूँ या किसी आजमाइशी मोड़ पर उसकी दुश्मन बन सकती हूँ। फिर मैं पहले जैसी कमज़ोर शीबा की तरह उसके काबू में नहीं आऊँगी। उसने अपनी गर्ज को नहीं देखा, मेरी भलाई देखी। आज मैं अमली मैदान में खुद उसकी जगह अहम फ़राइज़ अदा कर रही हूँ। यह एतमाद उसी ने पैदा किया है। अब वो अपने दिमाग से मुझे भगाया करता है तो भगाता रहे, मैं बाज नहीं आऊँगी। आखिरी सांस तक उसके पीछे दौड़ती रहूँगी। मैंने फरहाद का जिक्र वहां तक किया था जहां वो किसी गाड़ी में फ़लसफ़ी हुगो, थर्माक्वाइल और ब्राडनोज वगैरह के साथ बैठा सफ़र कर रहा था। वो सब कहाँ जा रहे थे किसी को मालूम ना था। मैंने ह्यूगो के जरिए मालूम करने की कोशिश की थी कि उनके आगे पीछे और भी गाड़ियां हैं या नहीं।
वो गाड़ियां पाताल की दुनिया की अहम मशीनें लेकर जा रही थीं। मैं थोड़ी देर के लिए फरहाद को छोड़कर हेलीकॉप्टर के पायलट के पास गई। फिर उससे कहा, मैं फरहाद बोल रहा हूँ, यहाँ मीलों दूर तक दायरे की सूरत में परवास करो। जिन वीरान रास्तों से बड़े बड़े ट्रक गुजर रहे हैं उन पर नजर रखो, मैं भी देख रहा हूँ। हेलीकॉप्टर न्यूयॉर्क के करीब पहुंच रहा था। वहां से वापस होने लगा। लियोचिन ने परेशान होकर पूछा, तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? मैंने पायलट के बदले जवाब दिया, फिक्र न करो, मैं फरहाद हूँ। मेरी एक ज़रूरत के लिए अभी परवास जारी रहेगी। मैं कभी लियोचिन और आनंद के जरिए और कभी पायलट के जरिए मालूम करती रही नीची परवास के बायस। वीरान रास्तों से गुजरने वाली गाड़ियां साफ तौर पर नजर आ रही थी। लेडी रोजीना के फार्म के अतराफ मीलों दूर तक जितने रास्ते थे उन पर बहुत कम गाड़ियां चलती थीं। गाड़ियों में कारें, फोर्ड वैगन और मोटरसाइकिलें थीं। वहां एक भी ट्रक या और कोई मालबरदार गाड़ी नजर नहीं आई जिस पर अहम मशीनें ले जाने का शुभ होता। मैंने मायूस होकर हेलीकॉप्टर का रुख सोनिया की तरफ करा दिया। वो रेड पावर की तरफ से आने वाली किसी गाड़ी का इंतजार कर रही थी। मैंने कहा, हेलीकॉप्टर आ रहा है। उसने पूछा, तुमने इतनी देर क्यों लगाई? क्या बताऊं सोनिया, कुछ मेरी ना तजुर्बाकारी है, कुछ हालात तेजी से बदलते रहते हैं। मैं फैसला नहीं कर पाती पहले किधर जाना है और कौन से काम को पहले अहमियत देना चाहिए। तुम अब तक क्या करती रही? मैंने बताया कि मैं उन गाड़ियों का सुराग नहीं लगा सकी जो अहम मशीनें लेकर गई हैं। मैंने हीरा स्वामी और नीलमा के भी मुख्तसर हालात बताए। उसने सर उठाकर दूर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, हेलीकॉप्टर आ रहा है। उसे यहाँ पहुंचाकर फरहाद के पास रहो। बाय द वे, तुमने हीरा स्वामी के अहम राज मालूम करके बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। अब शायद शियदत मास्टर की तक पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मैं हेलीकॉप्टर में आ गई। पायलट को बताने लगी कि सोनिया कहाँ इंतजार कर रही है। जब पायलट ने उसे देख लिया और उसके सामने वाले मैदान में उतरने लगा तो मैं फरहाद के पास पहुंच गई। गाड़ी तेज रफ्तारी से जा रही थी। वो खामोश बैठा हुआ आर्मर वुड के मुतल्लिक सोच रहा था। हालांकि वो उसका नाम भी नहीं जानता था, अब तक सिर्फ आवाज़ सुनी थी। उसकी सूरत तक नहीं देखी थी, लेकिन उससे ऐसे मुतासर था जैसे वही उसका सब कुछ हो। जैसे उसके होने से ये है, अगर वो ना हो तो ये खुद भी ना हो। मैं परेशान थी कि उसके दिमाग से आर्मर वुड के तासरात को किस तरह मिटाया जाए। मुझे ख्याल आया, सोनिया भी इसी तरह आर्मर वुड की आवाज़ से मुतासिर थी। उसे दवाओं और इंजेक्शंस के जरिए दिमागी मरीजा बनाकर उसने अपनी ज़ात से मुतासिर किया था और अपने अहकामात पर अमल कराता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब वो उसके असर से निकल गई। इस तरह ये बात उसकी समझ में आ रही थी कि इस शख्स का असर देर पा नहीं होता, रफ्ता रफ्ता कमज़ोर होता जाता है। शायद इसलिए वो हफ्ते में एक बार फरहाद जैसे लोगों पर तनवीमी अमल कराता था और उनसे कहता था कि उन्हें लोरी सुनाई जा रही है। इस गाड़ी में सफ़र करने वाले फरहाद, ह्यूगो, थर्माक्वाइल और ब्राडनोज वगैरह सब लोरी सुनकर ख्वाबीदा थे। आंखें खुली हुई थीं, जाग रहे थे, जहन से आसपास की दुनिया को महसूस कर रहे थे, सब कुछ समझ रहे थे, फिर भी ख्वाबीदा थे। यूं गुमसुम बैठे हुए थे जैसे मर चुके हों। मरने के बाद जिस दुनिया को छोड़ चुके थे उसी दुनिया में वापस आकर रूहानी सफ़र कर रहे हों। सोनिया हेलीकॉप्टर में सफ़र कर रही थी। मैंने पूछा, फरहाद को आर्मर वुड के असर से किस तरह निकाला जा सकता है? इस पर गौर करना होगा। मैं तुम्हारे तजुर्बात के हवाले से पूछती हूँ। अगर फरहाद को आग से जलाया जाए तो? क्या तुम्हारा दिमाग चल गया है? तुम पर गरम गरम चाय गिर पड़ी थी और तुम ऐसे चौंक गई थी जैसे नींद से बेदार हो गई हो। उसी वक्त तुम उसके असर से निकली थी। मेरी बात और है, मुझ पर दवाओं और इंजेक्शनों का असर खत्म हो रहा था। ऐसे ही वक्त मुझे उस गर्म चाय ने बेदार कर दिया। फिर तनवीमी अमल के दौरान तुम चुपचाप अपने बदन को नोचती रही थी, खुद को अजियत पहुंचाती रही थी, जिसके नतीजे में आर्मर वुड नाकाम रहा। यह दुरुस्त है, फरहाद के साथ ऐसा करने के लिए उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद रहना होगा। तुम्हें किसी ऐसे मौके की तलाश में रहना होगा जब तुम उसे आर्मर के असर से निकाल सको। मैं फरहाद के पास जा रही हूँ। जाओ, मगर पोमी की खबर लेती रहो, मुझे दोनों के हालात से बाखबर रखो। मैंने पोमी को मुखातिब किया, उसकी खैरियत पूछी। उसने कहा, जब तक फरहाद मुझे ना मिले मैं दुश्मनों के साथ बखैरियत रहूंगी, मेरी फिक्र ना करो। कैसे ना करूं? ये तुम्हारे साथ वही सलूक करेंगे जो सोनिया से कर चुके हैं। तुम्हें भी दवाओं और इंजेक्शंस के जरिए दिमागी मरीजा बनाया जाएगा। और ये तो तुम देख चुके हो, वैसे दिमागी मरीज बनाते हैं जो जिंदा बतौर मुर्दा होती हैं। मैं कोशिश करूंगी मुझ पर ऐसा वक्त ना आए। तुम फरहाद के मुतल्लिक मुझे बता दो, वो अभी कहाँ है और कहाँ मिल सकता है और कब तक मिल सकता है। मैं फरहाद के पास जा रही हूँ। मैं उसके पास आ गई, मगर वहां पहुंचते ही गड़बड़ा सी गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। फरहाद और उसके साथ बैठने वाले एक दूसरे से गड़मड़ हो रहे थे। ऐसा लगा जैसे वो आपस में लड़ पड़े हों, मगर ऐसी बात नहीं थी। वो ऊपर से नीचे हो रहे थे, एक दूसरे से टकरा रहे थे। गाड़ी कभी उलट रही थी, कभी सीधी हो रही थी। फिर अचानक एक तरफ का दरवाज़ा खुला और उसमें बैठे हुए 2-4 लोग बाहर की तरफ गिरे, मगर गाड़ी से निजात पाने के बावजूद अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सके, इसलिए चीखते चिल्लाते नीचे की तरफ गिर रहे थे। गाड़ी उनसे आगे थी और वो पीछे रह गए थे। तब मेरी समझ में आया, वो जिस गाड़ी में सफ़र कर रहे थे वो नशे में लुढ़क रही थी। यह हादसा कैसे पेश आया, इसके मुतल्लिक मालूमात हासिल करने की फुर्सत नहीं थी। मैंने फरहाद को देखा, वो गाड़ी से बाहर गिरने के बाद लुढ़कता हुआ तो उभरी हुई चट्टानों के दरमियान जाकर फंस गया था। एक चट्टान ने उसे नीचे लुढ़कने से रोका था।
दूसरी से उसका सर टकरा गया था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वो अपने होशो हवास में नहीं था। मैंने इतना ही समझा कि वो बुरी तरह जख्मी हो गया है, लहूलुहान हो रहा है और अब उसका दिमाग डूबता जा रहा है। मैंने आवाज़ दी, फरहाद मेरी आवाज़ सुनो, मैं शीबा बोल रही हूँ। फरहाद होश में रहो, अपने आप को संभालने की कोशिश करो फरहाद, फरहाद। मगर वो खुद को संभाल ना सका। उसका सर एक तरफ ढलक गया, उसका दिमाग तारीकी में डूबने लगा। मेरा दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था जैसे अभी सीना फट पड़ेगा और मैं भी फरहाद के साथ तारीकियों में डूब जाऊंगी। मैंने फौरन ही ख्याल खोने की छलांग लगाई। सोनिया के पास पहुंचकर बताया, फरहाद के साथ क्या हो रहा है। वो भी परेशान हो गई। उसने पूछा, क्या तुम्हें फरहाद के दिमाग में जगह नहीं मिल रही है? मिल रही है, मगर वो, मेरा मतलब है, वहां बिल्कुल तारीकी है, सन्नाटा है। उसकी सोच की एक जरा सी लहर भी मौजूद नहीं। तुम जरा सी बात पर घबरा जाती हो, फौरन उसके दिमाग में पहुंचो। जब तुम्हें दिमाग में जगह मिल रही है तो यकीनन वो जिंदा है। सोच की लहर कमजोर हो गई है, तुम उसे महसूस नहीं कर सकोगी, मगर वो जिंदा है। मेरा दिल कहता है वो जिंदा है, तुम जाओ। मैं फरहाद के दिमाग में पहुंची। यकीनन वहां जगह मिल रही थी, मगर सोच की एक जरा सी लहर भी महसूस नहीं हो रही थी। मैं जानती हूँ जिंदा और मुर्दा दिमाग में क्या फ़र्क होता है। ख्याल ख्वानी के जरिए फ़ौरन ही पता चल जाता है। जैसे आदमी का दम निकलता है, जिस्म के साथ दिमाग मुर्दा हो जाता है। ख्याल ख्वानी की लहरें बाहर आ जाती हैं, भटकती रहती हैं, मगर उस मरने वाले का दिमाग ख्याल ख्वानी करने वाले को नहीं मिलता और मुझे फरहाद मिल रहा था। अभी उसकी ज़िंदगी की आस बाकी थी। मैं सोनिया के पास आ गई। वह हेलीकॉप्टर के पायलट से कह चुकी थी कि इन अतराफ में परवाज़ करता रहे और किसी ऐसी गाड़ी को देखता रहे जो नशेब में गिर पड़ी हो, और परवाज़ के दौरान ऐसी एक गाड़ी को देख लेना कुछ मुश्किल ना था, बशर्ते कि वो इस इलाके तक पहुंच सकते। मैंने सोनिया को बताया, वो भी जिंदा है मगर तशवीशनाक हालत में है। तुम उस पर नज़र रखो, किसी तरह उसे मदद पहुंचाने की कोशिश करो। मैं उसे तलाश कर रही हूँ। मैं जा रही हूँ। ठहरो, उसके पास बराह रास्ता न जाना। वो बेहद कमज़ोर हो चुका है, तुम्हारे बार बार जाने से उसके दिमाग पर बोझ पड़ेगा। दूसरों के जरिए उसकी निगरानी करो और देखो उसके लिए क्या कर सकती हो। वो दुरुस्त कह रही थी, मुझे दूसरों के जरिए उसकी निगरानी करनी चाहिए थी। लिहाजा मैंने ह्यूगो के दिमाग में पहुंचने की कोशिश की, फिर नाकाम हुई। वो मर चुका था। मैंने थर्माकोइल को तलाश किया। इसके बाद बराडनोस के दिमाग तक छलांग लगाने की कोशिश की, हर जगह से नाकामी हुई। वह सब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुके थे। बेचारों की मौत कितनी अजीब थी। वो मरने से पहले मर चुके थे मगर जिंदा थे, और अब दोबारा मर चुके थे। पता नहीं दोबारा मरते हुए उन्हें एहसास हुआ हो कि वो तो जिंदा थे। मौत तो अब आई है, बेचारे। मैं फिर फरहाद के दिमाग में पहुंची। हालांकि सोनिया ने मना किया था, लेकिन दिल नहीं मान रहा था। उसके दिमाग में वैसी ही तारीकी और गहरा सन्नाटा था। मैंने सोच के जरिए उसे मुखातिब किया। मेरी ही सोच की लहरें मुझे सुनाई दी, मगर उसका जवाब नहीं मिला। मैं बॉमी के पास आ गई। उससे कहा, फरहाद हादसे का शिकार हो गया है। उसके साथ गाड़ी में सफ़र करने वाले तमाम साथी मर चुके हैं। वो भी मौत के मुंह में है। जिंदगी के आसार बराए नाम है। मैं इस हादसे के मुतल्लिक उसे मुख्तसर तौर पर बताने लगी। फिर उससे कहा, तुम फरहाद से मिलने की आरजू लेकर जा रही थी। अगर दुश्मनों को मालूम हो कि फरहाद हाथ से निकल रहा है, या खुदा ना खास्ता दुनिया से उठ रहा है, तो वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम मेरी ज़रा परवाह ना करो, अभी फरहाद के पास पहुंचो। दूसरी तमाम मसरूफियात को भूल जाओ, उसका साथ बिल्कुल ना छोड़ना। वो मेरे दिल की बात कह रही थी। सोनिया की हदायत के मुताबिक मुझे उसके दिमाग में नहीं जाना चाहिए था। ऐसा कोई जरिया नहीं था कि मैं उसकी खबर ले सकती और किसी के दिमाग में रहकर उसकी निगरानी कर सकती। वहाँ कोई ना था। मजबूरन फिर उसके दिमाग में जाना पड़ा। मैं वहाँ गई, मगर मेरा अजब हाल था। जब उसे बिल्कुल बेहिस्सो हरकत देखती तो दिल डूबने लगता। मुझे उसके जरिए कुछ पता नहीं चल रहा था, वो किस आलम में है। मैं घबराकर सोनिया के पास गई। उसे मुखातिब नहीं किया, मैं देखना चाहती थी फरहाद को जिंदगी और मौत के दरमियान देखकर उसकी दूसरी साथियों की, खुसूसन सोनिया की क्या हालत होती है। मैं चुपचाप उसके ख्यालात पढ़ने लगी। वो बेहद परेशान थी, दिल ही दिल में दुआएं मांग रही थी। बाबा फरीद वास्ती को याद करके कह रही थी, आप खुदा के बरगजीदा बंदे हैं। आपने फरमाया था फरहाद के आखिरी वक्त मैं ही उसके पास रहूंगी। मैं आपके वसीले से दुआ मांग रही हूँ। अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर कह रही हूँ, मुझे फरहाद के पास ना पहुंचाना। अगर उसके आखिरी वक्त में पहुंच सकती हूँ, या मेरे पहुंचने से उसका आखिरी वक्त आ सकता है, तो मुझे उधर का रुख नहीं करना चाहिए। यकबारगी उसने पायलट की तरफ देखते हुए कहा, हेलीकॉप्टर का रुख न्यूयॉर्क की तरफ मोड़ दो। मैं फरहाद को तलाश नहीं करूंगी, कभी तलाश नहीं करूंगी। वो मेरा कोई नहीं है, मैं कभी उसकी सूरत नहीं देखूंगी। या खुदा, जिसकी सूरत नहीं देखना चाहती उसे जिंदा और सलामत रख, मैं यही चाहती हूँ। मैं फरहाद बोल रहा हूँ। हालांकि भी बोलने के काबिल नहीं हूँ। जिस हालत में हूँ, इस हालत को खुद समझ नहीं सकता। हवासे खमसा के एतबार से मुर्दा हूँ। ये दुनिया कहती है जब आदमी ना देख सके, ना सुन सके, ना छू सके, ना चख सके, ना सूंघ सके, तो फिर वो जिंदा नहीं होता। उसका शुमार मुर्दों में होता है। लेकिन एक छठी हिस्स भी होती है। मैं इस गैर मामूली हिस्स को हौसला कहता हूँ, और इसी हौसले ने मुझे अभी तक जिंदा रखा है। आदमी को डूबते और उभरते देर नहीं लगती। अचानक ही मेरे पांचों हवास बेदार हो गए। मैंने महसूस किया जैसे मुझ पर पानी डाला जा रहा है। फिर महसूस हुआ, नहीं,
यकबारगी पानी नहीं डाला गया है, बल्कि छींटे पड़ रहे हैं या पानी की फुहार पड़ रही है। शायद कोई मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहा है। आखिर वो कौन है? कोई नहीं है। कुदरती हालात हैं। कुदरत सोते को जगाती है और खोई हुई दिमागी तवानाई बहाल करती है। मेरी आंखें खुल गईं। मैंने देखा बारिश हो रही थी। ऐसी ही बारिश को रहमत खुदाबंदी कहती हैं। इस वीराने में मुझ पर पानी के छींटे डालकर होश में लाने वाला कोई नहीं था, मगर खुदा तो था। खुदा तो है, खुदा तो रहेगा। मैं कुछ देर तक वहां पड़ा हुआ बारिश से धुंधलाए हुए आसमान को देखता रहा और सोचता रहा, मैं कौन हूं, मैं कहाँ हूं। फिर मुझे याद आया, हमारी गाड़ी में कोई नुक्स पैदा हो गया था। ड्राइवर उसे संभाल नहीं सका। वो काबू से बाहर होकर नशेब की तरफ लुढ़कने लगी थी। इसके बाद क्या हुआ, ये सोचना नहीं पड़ा। मैं दो चट्टानों के दरमियान फंसा हुआ था। फौरन ही याद आ गया कि लुढ़कती हुई गाड़ी के खुले हुए दरवाजे से गिरकर यहां आ पड़ा था। चंद लम्हों तक मैंने खुद को संभालने की कोशिश की थी। इसके बाद मुझे होश नहीं रहा था। होश में आने के बाद दो सवाल जहन में पैदा हुए थे। मैं कहाँ हूँ और कौन हूँ? मैं जहाँ था वो तो जागती आंखों से देख रहा था। असल मसला था, मैं कौन हूँ। अब तक मेरी साथी औरतें और बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे मुतल्लिक परेशान थे। मैं जिंदा होते हुए भी खुद को मुर्दा समझ रहा था। दोस्त होते हुए भी दुश्मनों जैसा सलूक कर रहा था। अब मुझे एक एक बात याद आने लगी। इसका मतलब ये था कि मैं इस आवाज़ के तिलिस्म से निकल रहा था जो मेरे दिल दिमाग पर छाई हुई थी। मैं सर से पांव तक जख्मी हुआ था। खुसूसन सर पर शदीद चोटें आई थीं। शायद इन्हीं चोटों ने मुझे उस तिलिस्म से निकाला था। मैं मरते मरते बचा था और मौत से बचने का मतलब यही था कि ज़िंदगी की तरफ लौट आया हूँ। मैं वही फरहाद अली तैमूर हूँ जो किसी के असर में नहीं रहता, किसी के काबू में नहीं आता। मैं वही फरहाद अली तैमूर हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से करवट लेते हुए ऊपर की तरफ सर उठाकर देखा। बहुत बुलंदी तक चट्टानों और पत्थरों के सिवा कुछ नजर नहीं आया। बारिश का पानी उन पत्थरों और चट्टानों से होकर गुजरता हुआ मेरी तरफ आ रहा था और मेरे पास से भी तेजी से गुजर रहा था। अगर चट्टानों का सहारा ना होता तो पानी का वो रेला मुझे गहरी पस्ती में पहुंचा देता, जहां पहुंचने तक मेरी एक हड्डी पसली भी सलामत न रहती। सर उठाकर देखने के बावजूद वो रास्ता नजर नहीं आ रहा था जहां से हमारी गाड़ी बेकाबू हुई थी। अब उस नामालूम बुलंदी तक चढ़ने और सड़क तक पहुंचने की शक्कत नहीं थी। सारा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा था। सर में टीसें उठ रही थी। मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। वहीं सारी जिंदगी तो गुजार नहीं सकता था। अगर मैं हौसला करके ऊपर चढ़ना चाहता तब भी यह मुमकिन न होता। अव्वल तो हर तरफ से बारिश का पानी नशेब की तरफ आ रहा था और मेरे पास से गुजर रहा था। दौम यह कि तमाम पत्थर और चट्टानें गीली हो गई थीं। हाथ पांव के सहारे से चढ़ने वाला बार बार फिसल सकता था और मैं ये खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। रफ्ता रफ्ता बारिश की शिद्दत में कमी होने लगी। मैंने आंखें बंद कर लीं। सोचने लगा, क्या आज मेरी कोई साथी नहीं है? आखिर ये शीबा कहाँ चली गई? उसका नाम लेते ही एक सर्द आह सुनाई दी। फिर वो सरगोशी में बोली, मैं तुम्हारे पास हूँ। फिर खामोश क्यों थी? तुम अब तक मुझे डराते रहे हो। मैंने सोचा, जख्मों से चूर हो मुझे अपने दिमाग के अंदर महसूस नहीं कर सकोगे, लिहाजा जब तक चाहूंगी चुपचाप तुम्हारे अंदर मौजूद रहूंगी। मैं जख्मों से चूर हूँ, आधा बुलंदी पर हूँ, आधा पस्ती में जाने वाला हूँ। आधी जिंदगी खींच रही, आधी मौत बुला रही है। ऐसे में तुम रुमानी मुकालमे अदा कर रही हो। उसकी हंसी सुनाई दी। मैंने कहा, जाओ मुझे यहाँ से निकालने का बंदोबस्त करो। क्या तुम कोई आवाज़ सुन रहे हो? मैंने कान लगाकर सुना। दूर कहीं से हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसने कहा, सोनिया आ रही है। बारिश खत्म हो रही थी, बादल छट रहे थे। वह हेलीकॉप्टर परवाज करता हुआ मेरे करीब बुलंदी पर आ गया। फिर उसमें से एक रस्सा लटकता हुआ नीचे आने लगा। उसके निचले हिस्से में एक फंदा बना हुआ था ताकि मैं उसमें पाँव अटकाकर रस्से को पकड़कर खड़ा हो जाऊं, फिर ऊपर से मुझे खींच लिया जाए। मैंने रस्से को थाम लिया, फिर दोनों हाथ जमीन पर टेक कर उठने की कोशिश करने लगा। बड़ी तकलीफ हो रही थी। सर चकरा रहा था, मगर हौसला करना जरूरी था, वरना वहीं रह जाता। मेरी साथियों के नज़दीक यही एक तरीका वहां से निकालने का रह गया था। आखिरकार मैंने उस फंदे में पाँव रखा, रस्से को मजबूती से पकड़ा, फिर उस चट्टानी हिस्से पर से घसीटता हुआ ऊपर उठने लगा। हेलीकॉप्टर बुलंद होता हुआ मुझे उस पहाड़ी रास्ते की तरफ ले जा रहा था। मैं जरा सी देर में उस रास्ते के किनारे पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मैंने फंदे से पाँव निकाला और जमीन पर गिर पड़ा। इस कदर निढाल हो चुका था कि उस लम्हे तक जमीन पर ना पहुंचता तो फंदे से पाँव निकल जाता, हाथ से रस्सा छूट जाता और मैं बुलंदी से मौत की गहरी पस्ती में चला जाता। बहरहाल जमीन पर गिरते ही मैं फिर अपने होशो हवास से बेगाना होता चला गया। मैं बड़ी देर तक अपने आप से गाफिल रहा। जब होश आने लगा तो महसूस हुआ बहुत ही आरामदेह बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ। मेरे चारों तरफ खामोशी और हल्की हल्की सी खुशबू फैली हुई है, जैसे आसपास फूलों का अंबार लगा दिया गया हो। मैं आंख खोलकर देखना चाहता था, मगर एक अंदेशा था, शायद ये सब कुछ ख्वाब हो। आराम मेरी जिंदगी में कहाँ है? मुझे इसी तरह आंखें बंद रखना चाहिए, इसी तरह ख्वाबों में कुछ देर तक सुकून हासिल करना चाहिए। लिहाजा मैं आंखें बंद किए पड़ा रहा। फिर मुझे रेड पावर के बॉस की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रहा था, मादाम सोनिया,
डॉक्टर के बयान के मुताबिक इन्हें होश आ जाना चाहिए। क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? सोनिया की आवाज़ सुनाई दी। इसकी ज़रूरत नहीं है, ये होश में आ चुके हैं। बॉस ने हैरानी से पूछा, आप कैसे जानती हैं? अभी मुझे शिबा ने आकर बताया है। यह सुनते ही मैंने आंख खोल दी। सोनिया का चेहरा मेरी निगाहों के सामने खिल रहा था। वो मुझ पर झुकी हुई थी, मेरे सर को सहलाते हुए, मुस्कुराते हुए पूछ रही थी, क्या हाल है? मैं मुस्कुराने लगा। रेड पावर के बॉस ने भी मेरे करीब आकर खैरियत पूछी, फिर कहा, आप ज़्यादा बातें ना करें, आराम करते रहें, जल्दी जख्म भर जाएंगे। वो बाहर चला गया। इसके बाद आनंद, ल्यूचिन और माँ नीलमा दासी कमरे में आई। सोनिया ने उनसे मेरा तारुफ कराया। माँ नीलमा दासी ने करीब आकर मेरे सर पर ममता भरे अंदाज में हाथ फेरते हुए कहा, बेटे, तुमने ख्याल ख्वानी के जरिए माँ कहा था, अब मेरे 2 बेटे हो गए। हालांकि मैंने नहीं, शिबा ने कहा था। इसके बावजूद वो ऐसी खातून थी जिन्हें कोई भी बड़ी चाहत से माँ कह सकता था। उनके चेहरे पर ममता का तकद्दस था। मैंने उनके हाथ को थाम लिया, फिर उसे आंखों से लगाया। इसके बाद कहा, फरहाद अली तैमूर की जिंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं जितनी दौलत चाहूँ अपने कदमों में ढेर कर लूँ। मुझे इज्जत मिलती है, शोहरत मिलती है, दौलत और मोहब्बत मिलती है, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक माँ नहीं थी, वो आज मिल गई। मैं आपको पाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा हूँ। उन्होंने अपना हाथ छुड़ाकर मुझे थपकते हुए कहा, ज़्यादा ना बोलो, आंखें बंद कर लो और चुपचाप सो जाओ। ख्याल ख्वानी ना करना, तुम्हें बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। चलो आंखें बंद कर लो। मैंने उन्हें मुस्कुराकर देखा। हालांकि सोनिया से बातें करना चाहता था, मगर माँ का पहला हुक्म था। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरे सर में काफ़ी चोटें आई थीं, शदीद तकलीफ महसूस हो रही थी। मैं ख्याल ख्वानी नहीं कर सकता था। अगर करने के काबिल होता तब भी ना करता। माँ जी ने आराम करने के लिए कहा था। मैं सोने की कोशिश करने लगा। शिबा मेरे पास मौजूद थी। मैंने कहा, पोमी के पास जाओ। उसने कहा, मैं तुम्हें सुला कर जाऊंगी। वो मुझे टेलीपैथी के मुलायम हाथों से थपकने लगी। मैं थोड़ी देर बाद ही सो गया। बाद में जब मैं बेदार हुआ तब पोमी के मुतल्लिक मालूम हुआ वह किन हालात से गुजरी है। बेचारी की किस्मत में मुझसे मिलना नहीं था। जब भी हमने मुलाकात की कोशिश की तो कोई ना कोई मुसीबत आड़े आ गई। इस बार भी वो जानबूझकर आर्मरवुड के साथ गई थी। उसे यकीन था मैं उसके ज़ेर असर हूँ, लिहाजा वहीं मुझसे मुलाकात हो सकती है। मगर ये किस्मत की सितम ज़रीफ़ी थी। उधर वह दुश्मनों में जाकर फंस गई, इधर मैं उनसे निजात पा गया। शिबा ने उसे बता दिया था कि मैं हादसे का शिकार होने के बाद आर्मरवुड के चुंगल से निकल चुका हूँ। ऐसी सूरत में वो आर्मर के पास नहीं रह सकती थी। जब उसे मेरे हादसे की इतला मिली, वो उसके साथ एक गाड़ी में सफ़र कर रही थी। उसके साथ जो भी थी। उसने कहा, मिस्टर आर्मर, दुश्मन हमारी तारीफें करते हैं कि फरहाद और उसकी साथी औरतें अपने पास हथियार नहीं रखती, हमेशा निहत्ती रहती हैं, और यही बात हमें दुश्वारियों में मुब्तला कर देती है। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि मैं यहाँ से तुम्हारा साथ छोड़ना चाहती हूँ। अगर मैं कहूँ गाड़ी रोक दो तो तुम नहीं रोकोगे। तुम्हारी बहन को गन पॉइंट पर रखूँ तो मजबूर हो जाओगे, लेकिन मेरे पास गन नहीं है। फिर यह कि तुम टेलीपैथी के जरिए मेरे हाथ से कोई सा भी हथियार गिरा सकते हो। शाबाश, इसी तरह समझदारी से काम लो और मेरी मुखालफत से बाज रहो। लेकिन मैं यहाँ उतरना चाहती हूँ। क्या गाड़ी रोकना पसंद करोगे? हरगिज़ नहीं। तुम फरहाद से मिलने के लिए बेचैन हो, मैं उसी के पास ले जा रहा हूँ। जहाँ ले जा रहे हो वहाँ तुम्हें फरहाद नहीं मिलेगा। अलबत्ता यहाँ से तुम्हारा साथ छोड़कर जहाँ जाऊँगी वहीं वो मुझे मिल जाएगा। उसने चौंक कर कनखियों से उसे देखा। वो बोली, इससे पहले कि तुम्हें फरहाद के मुतल्लिक कोई नई इत्तला मिले और तुम मुझ पर ख्याल ख्वानी से सबकत ले जाओ, मैं ये पूछूंगी, मेरे इन हाथों के बारे में क्या ख्याल है जो थोड़ी देर पहले तुम पर पड़ चुके थे? तुम फौलाद हो फौलाद, मगर तुम तौहीन आमेज अंदाज में गुफ्तगू क्यों कर रही हो? इसलिए कि हथियार की जगह यही हाथ इस्तेमाल के लिए रह गई हैं। ये कहते उसने एक ज़बरदस्त हाथ उसके मुंह पर रसीद किया। वो एकदम से तिलमिला गया। उसकी हलक से चीख निकल गई। उसने दूसरा हाथ रसीद करते हुए कहा, मैं तुम्हें ख्याल ख्वानी का मौका नहीं दूंगी, तुम मुझे जाने से नहीं रोक सकोगे। उसने सिर्फ 2 हाथ ऐसे जमाए थे कि तीसरे की नौबत नहीं आई। उसे यूं लग रहा था जैसे चेहरे की हड्डियां तिड़क गई हों। मुंह से और नाक से लहू रिस रहा था। वो एकदम से निढाल होकर आगे की तरफ झुक गया। पॉमी ने उसके बालों को पकड़कर झटका देते हुए सीट के पोश्ते से टिका दिया। जो घबरा कर कहने लगी, ये क्या कर रही हो? मेरे भाई को इस तरह क्यों मार रही हो? तुम्हारा भाई बेगैरत है, इतनी जल्दी नहीं मरेगा। उसने आर्मर की जेबों की तलाशी ली, एक रिवॉल्वर बरामद किया, फिर कहा, मुझे अपनी हिफाजत के लिए इसकी ज़रूरत है। तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, लिहाजा बाहर जाओ। गाड़ी पहले ही रुक चुकी थी। उसने दरवाज़ा खोलकर आर्मर को एक लात मारी। वो वहां से लुढ़कता हुआ बाहर पहुंच गया। जो जाना चाहती थी उसने रिवॉल्वर उसके सीने से लगाते हुए कहा, अच्छी बच्चियों की तरह चुपचाप बैठी रहो। फिर उसने आर्मर की स्टीयरिंग सीट संभाली, दरवाजे को बंद किया। इसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। जो रोते हुए कहने लगी, मैं अपने भाई के पास जाऊंगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तुम इतनी बड़ी हो गई हो, बच्चियों की तरह रोती हो, शर्म नहीं आती? मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी, तुम्हारे भाई के पास पहुंचा दूंगी, मगर अभी मेरे साथ चलो। जब तुम मुझे जान से नहीं मारोगी तो ये रिवॉल्वर क्यों रखा है? सिर्फ तुम्हारे भाई को अकल सिखाने के लिए, ताकि वो मुझ पर टेलीपैथी का हमला न करे। मेरा भाई बहुत अच्छा है, वो तुम पर हमला नहीं करेगा।
जब तक तुम मेरे पास रहोगी वो बहुत अच्छा रहेगा। पौमी चुप होकर शीबा को सोच के जरिए पुकारने लगी, मगर शीबा मेरे पास मसरूफ थी। कभी मेरे दिमाग में रहती थी, कभी सोनिया के पास जाती। इस तरह उसने हेलीकॉप्टर को मुझ तक पहुंचाया था। इसके बाद वो मेरे साथ लगी रही। परेशानी में थी, पता नहीं मेरा क्या होने वाला था। जब मुझे होश आया और मैंने उसे पोमी के पास जाने के लिए कहा तो देर हो चुकी थी। इधर पोमी उसे पुकार रही थी। उसके जरिए मालूम करना चाहती थी कि हम सब कहाँ हैं और उसे किस सिमत ड्राइव करते हुए जाना चाहिए। लेकिन शीबा की अदम मौजूदगी के बायस उसकी रहनुमाई न हो सकी। उसने मजबूरन गाड़ी का रुख न्यूयॉर्क की तरफ कर दिया। अमेरिका में सिर्फ रेड पावर का बॉस ही उसका शनासा था। वो वहीं पनाह लेने जा सकती थी। वहां से न्यूयॉर्क तक बहुत लंबी ड्राइव थी। 8 या 9 घंटे में पहुंचने वाली थी। उसने सोचा इस दौरान शीबा जरूर राब्ता कायम करेगी, फिर वो अपना रास्ता बदल देगी। तकरीबन 1 घंटे की ड्राइविंग के बाद उसने महसूस किया जहां वो जाना चाहती है वहां नहीं जा रही है। बेख्याली में किसी इरादे के बगैर अपना स्टीयरिंग किसी दूसरे रास्ते पर मोड़ देती है। उसके अंदर कोई कहता है कि यही रास्ता मुनासिब है। शायद इसी रास्ते पर फरहाद से मुलाकात हो जाए। ये फरहाद से मुलाकात की जो आग दिल में भड़क रही थी वो उसे भटका रही थी। उसने कितने ही अनजाने रास्ते बदले। हर नए रास्ते पर दिल कहता था फरहाद के करीब पहुंच रही है। पता नहीं दिल कहता था या दिमाग कहता था या दिमाग में बैठा हुआ कोई और कहता था। एक बार शुबह हुआ कि आर्मर वुड चुपचाप दिमाग में बैठा उसे मिसगाइड कर रहे, रास्ते से बेरास्ता करता जा रहे और ऐसी जगह पहुंचाना चाहता है जहां जो महफूज रह सके और उसे बआसानी ट्रैप कर लिया जाए। उसने सोच के जरिए मुखातिब किया, हे मिस्टर आर्मर, क्या तुम अपनी चालाकी दिखा रहे हो? उसे जवाब नहीं मिला। उसने सड़क के किनारे गाड़ी रोक दी। जोजो को घूरते हुए पूछा, सच बताओ, क्या तुम्हारा भाई तुमसे ख्याल ख्वानी के जरिए गुफ्तगू कर रहा है? उसने इनकार में सर हिलाया, फिर बोली, मैं कितनी देर से भाई को पुकार रही हूँ मगर कोई जवाब नहीं मिलता। पम्मी ने रिवॉल्वर की नाल उसकी कनपटी से लगा दी। फिर बड़ी सफाकी से कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत मासूम हो। कोई तुम्हें ख्वामखा हलाक करना नहीं चाहेगा, लेकिन मैं कर दूंगी, लिहाजा सच बोलो। मैं सच कह रही हूँ, मेरा भाई मेरे पास नहीं है। तुमने उसे बहुत मारा है, पता नहीं वो किस हाल में होगा। उसने जोजो को गहरी टटोलती हुई नजरों से देखा, फिर पूछा, तुम इन रास्तों पर कभी आई हो? हाँ, ये रास्ता हमारे एक बंगले की तरफ जाता है। इसका मतलब है तुम्हारा भाई टेलीपैथी के जरिए मुझे उस बंगले तक पहुंचाना चाहता है और वहां मुझे घेरने के मुकम्मल इंतजाम किए जा चुके हैं। उसने गाड़ी स्टार्ट की। उसे एक यू टर्न देकर दूसरे रास्ते की तरफ जाने लगी। वह मजबूत कुव्वत इरादे की मालिक थी। उसने मुसम्मम इरादा कर लिया था अब नहीं बहकेगी। न दिमाग न स्टेयरिंग बेकाबू होगा। वो बड़े एतमाद से ड्राइविंग करते हुए उस रास्ते की तरफ जाने लगी जो उसे न्यूयॉर्क की तरफ ले जाता। लेकिन उस रास्ते तक पहुंचते पहुंचते महसूस हुआ जैसे फिर स्टीयरिंग बहक रहा है। उसने रफ्तार सुस्त कर दी। चुपचाप अपने अंदर महसूस करने लगी कोई उसके अंदर मौजूद है या नहीं। कोई उसकी सोच के जरिए उसे बहका सकता था। उसी की सोच का लबो लहजा इख्तियार करता तो पता न चलता। वो यही समझती कि खुद सोच रही है। इसी बात को वो महसूस करना चाहती थी। लेकिन टेलीपैथी का कमाल यही है कि ख्याल ख्वानी करने वाला अपने मामूल के लबो लहजे में बोलता है और मामूल अपनी ही सोच, अपना ही लहजा, अपना ही इरादा महसूस करता है। वो उसी इरादे के मुताबिक रास्ता बदल देता है। इस बार पोमी बहुत मोहतात थी। वो अपने अंदर कुछ ना कुछ महसूस करना चाहती थी, मगर ना ही महसूस हो रहा था ना ही समझ में कुछ आ रहा था। अचानक उसे खतरा महसूस हुआ। जिस रिवॉल्वर को उसने धमकी देने के लिए अपने पास रखा था, उसी रिवॉल्वर से वो खुदकुशी कर सकती थी। वो टेलीपैथी जानने वाला उसे मजबूर कर सकता था। उसने सोचा, फरहाद ने 12 ऐसे तमाशे दिखाए हैं। जो रिवॉल्वर लेकर आया वो खुद अपनी ही गोली से हलाक हो गया। और ये सब टेलीपैथी का कमाल होता है। वो रिवॉल्वर को एक तरफ सीट पर दबाए बैठी थी। उसने गाड़ी रोक दी। जोजो से कहा, तुम खिड़की के पार देखो, शायद तुम्हें कोई लिफ्ट देने वाला मिल जाए। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन कार से बाहर ना जाना। वो खुश होकर खिड़की के पार देखने लगी। पोमी ने रिवॉल्वर को उठाया ताकि उसका चैम्बर खाली कर दे। वो कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहती थी, लेकिन जब रिवॉल्वर को उठाकर उसके चैम्बर को देखा तो हैरान रह गई। वो खाली था। उसे अच्छी तरह याद था जब उसने आर्मर की जेब से रिवॉल्वर निकाला तो वो भरा हुआ था। तब से अब तक उसी के पास था, किसी दूसरे हाथ नहीं गया था। फिर उसे कौन खाली कर सकता था? उसे यकीन हो गया टेलीपैथी जानने वाला उसके अंदर भरे हुए रिवॉल्वर की तरह मौजूद था। उसने आवाज दी, मिस्टर आर्मर, मैं समझ गई हूँ। तुम मेरे अंदर छुपे हुए हो, फिर छुपने का फायदा? टेलीपैथी का अमल कर रहे हो तो खुलकर इजहार करो। ये बात उसने बुड़बुड़ाने के अंदाज में कही थी। जोजो ने खिड़की की तरफ से पलट कर पूछा, क्या मेरे भाई से बात हो रही है? हाँ, तुम्हारा भाई मौजूद है, मगर बात मैं कर रही हूँ। वो डर रहा है कहीं शीबा और फरहाद उसे नुकसान न पहुंचाएं। वह अहमक है। क्या उसे यह नहीं मालूम कि हमारे दोनों ही टेलीपैथी जानने वाले उसके लबो लहजे से अच्छी तरह वाकिफ हैं? किसी वक्त भी उसके दिमाग का कबाड़ा कर सकती हैं। जोजो ने बेयकीनी से कहा, मैं नहीं मानती। अगर मेरा भाई तुम्हारे दिमाग में होता तो वह मेरे पास जरूर आता। वो मुझे बहुत चाहता है। वो मेरे लिए जान देता है। पहले वो मुझसे बात करता। तुम गलत समझ रही हो। तुम्हारे दिमाग में मेरा भाई नहीं, फरहाद है। फरहाद मुश्किलात में घिरा हुआ है। वो ख्याल ख्वानी नहीं करेगा। शीबा फरहाद के साथ है। दोनों में से कोई मेरे पास नहीं है।
अगर कोई एक होता तो तुम्हारा भाई मुझे टेलीपैथी के जरिए गाफिल बनाकर मेरे ही हाथ से इस रिवॉल्वर का चैम्बर खाली न कराता। ये देखो, चैम्बर खाली है। क्या तुम अब तक खाली रिवॉल्वर से मुझे धमकी दे रही थी? नहीं, ये पहले भरा हुआ था। मैंने सोचा तुम्हें खिड़की के पार देखते रहने में मसरूफ रखूं और चैम्बर खाली कर दूं, मगर पता चला चैम्बर पहले से खाली है। अब मैं तुमसे छुपा कर क्या करूं? छुपाऊंगी तो तुम्हारा भाई टेलीपैथी के जरिए बता देगा रिवॉल्वर खाली है। तो फिर मेरे भाई ने अब तक मुझे ये क्यों नहीं बताया? ये बहुत ही अहम बात है। मेरे दिल से डर निकल जाता। मैं अब भी कहती हूँ कि भाई तुम्हारे पास नहीं है। इस बात ने पोमी को सोचने पर मजबूर कर दिया। वाकई आर्मर होता तो अपनी बहन के दिल से डर निकालने के लिए जरूर ये बता देता कि रिवॉल्वर का चैम्बर खाली है। मौजूदा हालात बता रहे थे कि उसके दिमाग में आर्मर वुड नहीं है, फरहाद और शीबा भी नहीं है। फिर कौन है? पोमी ने दांत पीसते हुए कहा, कौन हो तुम? मैं पूछती हूँ, तुम कौन हो? बोलो। क्या शीबा और फरहाद से डर रहे हो कि अपनी आवाज़ और लबो लहजा सुनाओगे तो उनकी गिरफ्त में आ जाओगे? कोई जवाब नहीं मिला। फिर अचानक यूं लगा जैसे वक्त थम गया हो, दुनिया थोड़ी देर के लिए मर गई हो। बाद में पता चला वो गाफिल हो गई थी। पता नहीं कितनी देर तक गाफिल रही। जब चौंकी तो देखा उसी जगह खड़ी है जहां से वापस हुई थी, जहां उसने जोजो से पूछा था और जोजो ने कहा था कि इस रास्ते पर आगे उनका एक बंगला है। गोया वो टेलीपैथी जानने वाला उसके दिमाग पर काबिज होकर उसे दोबारा यहां तक ले आया था। बिल्कुल फरहाद अली तैमूर की चाल चल रहा था। जोजो ने उसे देखते हुए पूछा, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? आखिर तुम्हें क्या हो गया? थोड़ी देर पहले यहाँ आई थी, फिर वापस चली गई थी, दोबारा फिर यहाँ आकर गाड़ी रोक रही हो। आखिर मुझे कब तक इधर से उधर घुमाती रहोगी? आगे थोड़ी दूर हमारा बंगला है, बार बार वापस जाने से बेहतर उसी बंगले में चलकर आराम करें। पौमी ने सोचा, क्या मैं उस ख्याल ख्वानी करने वाले के सामने बेबस हो गई हूँ? क्या मेरी कुव्वत इरादी काम नहीं आएगी? उसने फिर गाड़ी स्टार्ट की। उसे यू टर्न देकर वापस जाना चाहा। उसी लम्हे वो गाफिल हो गई। लेकिन इस बार पूरी तरह गफलत तारी नहीं थी। वो आंखों से देख रही थी, दिमाग से समझ रही थी कि वापस नहीं जा रही है, सीधी उस तरफ जा रही है जिस तरफ जोजो ने अपने बंगले की निशानदेही की थी। वो सोच रही थी ड्राइव नहीं करेगी, ब्रेक लगाएगी, गाड़ी रुक जाएगी, लेकिन वो अपने इख्तियार में नहीं थी, ब्रेक नहीं लगा सकती थी। उसने देखा 15-20 मिनट की ड्राइविंग के बाद वो एक बंगले के पोर्च में आकर रुक गई थी। फिर वो गाड़ी से जोजो के साथ उतरकर बंगले के बरामदे में आई। वहां से चलते हुए ड्राइंग रूम में आई। वहां एक सोफे पर आराम से बैठ गई। उसी वक्त चौंक पड़ी। जोजो नहीं थी, उसकी गिरफ्त से निकल चुकी थी। उसे सब कुछ याद आ रहा था, किस तरह वो बेख्तियार गाड़ी ड्राइव करते हुए आई थी। वो जागती आंखों से सब कुछ देखती रही थी, लाशऊरी तौर पर इनकार करती रही थी कि ड्राइव करती हुई उधर नहीं जाएगी, लेकिन वो आती चली गई, हत्ता कि यहाँ सोफे पर पहुंचकर बैठ गई थी। टेलीपैथी के जरिए अपने मामूल को दो तरह से काम में लाया जाता है। एक तो बिल्कुल उसके दिमाग पर काबिज होकर उसे जहां चाहे पहुंचाया जा सकता है। उसे होश नहीं रहता कि वो इतनी देर तक दिमागी तौर पर कैसे गाफिल रहा था और कहाँ वक्त गुजारता रहा था। दूसरा तरीका यह है कि मामूल के दिमाग पर कब्जा जमाया जाता है, लेकिन उसे सोचने समझने के लिए आज़ाद रखा जाता है। जिस तरह पोमी आंखों से सब कुछ देख रही थी, दिमाग से सब कुछ समझ रही थी कि ट्रैप की जा रही है, अपनी मर्जी के खिलाफ दूसरी जगह ले जाई जा रही है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी, बेबस थी, ख्याल ख्वानी करने वाले के इख्तियार में थी। गोया फरहाद अली तैमूर अब तक अपने दुश्मनों पर जितने हरबे आजमाता आया है, अब वही उसकी साथी औरतों पर आजमाए जाने वाले थे। इसकी एक मिसाल पोमी थी। उसके मुतालिक ये तमाम वाक़यात बाद में मालूम हुए थे। मैं तो आराम से सो रहा था। ये डॉक्टर की दवाओं का असर था, जख्मों से टीसें नहीं उठ रही थी, इसलिए गहरी नींद आ गई थी। सोने वाले को बेदार ना किया जाए तो वो लंबी तान कर सोता है। मैं भी जाने कब तक सोता रहा, लेकिन अचानक ही आंख खुल गई। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं खुद बेदार नहीं हुआ, कोई मेरे पास आया था या कोई गैर मामूली सी बात हुई थी। मैंने आंखें खोलकर दीदे घुमाते हुए अपने कमरे को देखा। सोनिया मेरे पास सो रही थी। बेचारी ना जाने कब से जाग रही थी। सोने और आराम करने का मौका नहीं मिला था। मेरे पास आकर वो दुश्मनों से बेखबर हो गई थी। मैं फिर सीधी तरह लेटकर सोचने लगा, आखिर मेरी आंख किस तरह खुल गई थी। सोने वालों की आंखें तो खुलती ही हैं, लेकिन मैं किसी मुदाखलत के बायस बेदार हुआ था, और वो मुदाखलत मेरे दिमाग में हुई थी। मैंने हौले से आवाज़ दी, शीबा क्या तुम हो? मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैंने अपनी आंखें बंद की, खुद को ख्याल ख्वानी के लिए आमादा करने लगा। मैं समझना चाहता था अभी मुझ में कितनी दिमागी तमन्नाई है, मैं ख्याल ख्वानी कर सकता हूँ या नहीं। मैंने आर्मर वुड का तस्वुर किया, उसकी आवाज़ और लबो लहजे को अच्छी तरह याद किया, फिर ख्याल ख्वानी की परवाज़ की और कामयाब रहा। मैं जिस्मानी और दिमागी तौर पर कमज़ोर था। ख्याल ख्वानी की परवाज़ करते ही ज़हन पर बोझ पड़ा, तकलीफ़ का एहसास हुआ। इस परवाज़ ने दम तोड़ दिया। मैं दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया, मगर मैंने इतनी सी देर में आर्मर वुड को एक बिस्तर पर पड़े हुए देखा। वो तकलीफ से कराह रहा था। इसका मतलब ये था कि मेरी नींद में उसने मुदाखलत नहीं की थी, वो मेरे दिमाग में नहीं आया था।
अब मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया, ये मेरे दिमाग की कमजोरी थी। ख्वामखा आंख खुल गई थी, किसी ने मुदाखलत नहीं की थी। अभी मैं ये सोच रहा था कि शीबा की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पूछा, तुम कब से मेरे पास हो? मैं अभी आई हूँ। जब तुम्हें पहाड़ी रास्ते पर हादसा पेश आया था तो मैंने सोनिया को हेलीकॉप्टर के साथ वहां पहुंचाया था। इसके बाद अपने मामलात में इस कदर मसरूफ हुई कि यहाँ खैरियत भी दरियाफ्त न कर सकी। इतनी देर बाद आई हूँ। मैंने हैरानी से पूछा, ये क्या कह रही हो? जब मैं यहाँ लाया गया, मेरा इलाज हुआ और मैं होश में आया तो तुम मेरे दिमाग में आई थी। क्या कह रही हो? मैं तो अभी आई हूँ। शीबा, तुम इसी कमरे में आई थी, मैं इसी बिस्तर पर पड़ा हुआ था। फिर मैंने तुमसे कहा था तुम्हें पौमी की खबर लेना चाहिए और तुम मुझसे यही वादा करके गई थी। क्या तुम पौमी के पास ही आ रही हो? मैं कह रही हूँ अपने मामलात में उलझी हुई थी, मुझे तुम्हारे पास आने का मौका नहीं मिल सका। फिर पौमी के पास कैसे जाती? अगर तुम पूरे होशो हवा से कह रही हो तो मेरे होश में आने के बाद कौन आया था? मुझे तुम्हारी ही आवाज़, तुम्हारा ही लबो लहजा सुनाई दिया। क्या आर्मर वुड ने तुम्हारी नकल की थी और शीबा बनकर मुझसे बातें करने आया था? यह नामुमकिन नहीं है, वो ऐसा कर सकता है। मैंने अभी ख्याल खुआने की कोशिश की थी मगर नाकाम रहा। इतना मालूम हुआ वो कहीं बिस्तर में पड़ा तकलीफ में मुब्तला है। तुम उसके दिमाग में पहुंचकर मालूम करो, क्या वो शीबा बनकर मेरे पास आया था? वो मेरे पास से चली गई। थोड़ी देर बाद वापस आकर बोली, वह तकरीबन 1 घंटे से तकलीफ में मुब्तला है। पोमी ने अपने फौलादी हाथों से 2 ज़रबें लगाई थी। इसके बाद वो उठने के काबिल नहीं रहा। किसी तरह अपने लोगों में पहुंच गया या पहुंचा दिया गया। फिर ऐसा कौन कर रहा है? मैं तो तुम्हारी जुबान से ये सुनकर हैरान हूं कि किसी ने मेरी आवाज़ और लबो लहजे की नकल की और तुमसे गुफ्तगू करती रही या करता रहा। मैंने कहा, अगर किसी और ने ख्याल ख्वानी की है तो वो मर्द है और आर्मर वुड के 2 भाइयों में से कोई एक है। वो जो कोई भी है, बड़ी आहिस्तगी से हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है। अब मेरी समझ में आ रहा है कि मैं अपने मामलात में क्यों इस कदर मसरूफ़ हो गई थी। वो हम सबको अपनी अपनी जगह उलझा रहा है। क्या मैं बताऊं कि वो मुझे तिल बैब में किस तरह उलझाता जा रहा है और मैं ये समझती रही कि ऐसे हालात खुद ब खुद पैदा हो रहे हैं। तुम अपने मुतल्लिक बाद में बताना, फिलहाल पौमी के पास जाओ। यकीनन वो उसे भी उलझा रहा होगा। शीबा उसके पास पहुंची तो वो उसी हालत में थी, यानी जोजो के साथ ड्राइविंग करने के बाद उस बंगले में आकर ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठी हुई थी। जोजो कहीं चली गई थी। शीबा की मुखातिब करने पर उसने पूछा, तुम अब तक कहाँ रही? मैं महसूस कर रही हूँ आर्मरवुड मुझे ख्याल ख्वानी के जरिए अपनी मर्जी के मुताबिक चला रहा है। मैं जोजो को न्यूयॉर्क ले जाना चाहती थी मगर वो मेरे जहन पर इस कदर छाया रहा कि एहसास तक न हुआ और मैं इधर चली आई। शीबा ने कहा, फरहाद के साथ भी यही हो रहा है। कोई शीबा बनकर उसके पास आया था। शायद ये मालूम करना चाहता था कि वो किस हालत में है, होश में है या बेहोश। जब वो होश में आने के बाद दोबारा नींद पूरी कर रहा था तो किसी की मुदाखलत से आंख खुल गई। वो यकीन से कह रहा है कोई उसके दिमाग में आया था। इस पर ज़्यादा बहस करना फजूल है। यह साबित हो चुका है कि हम सब के दिमागों में कोई आ रहा है और हमें अपनी अपनी जगह मसरूफ़ रखते हुए अपना कोई मुफाद हासिल कर रहा है। तुम्हें आर्मर के पास जाकर मालूम करना चाहिए। जिस तरह उसने ट्रांसफार्मर सिस्टम की मशीनों के जरिए फरहाद की ख्याल ख्वानी का इलम अपने दिमाग में मुंतकिल किया है, कि उसी तरह ये इलम उसने भाइयों के दिमागों में भी मुंतकिल किया है। वह फौरन ही आर्मर के दिमाग में पहुंची। वो नींद में था। शीबा उसके ख्वाबीदा दिमाग से अहम बातें उगलवाने लगी। उसने नींद की हालत में इतराफ़ कर लिया कि उसने ट्रांसफार्मर सिस्टम के मुताबिक एक चेंज ओवर मशीन के जरिए टेलीपैथी की तमाम सलाहियतों को अपने दोनों भाइयों के दिमागों में इस तरह मुंतकिल किया है जिस तरह फरहाद के दिमाग से तमाम सलाहियतें उसके दिमाग में मुंतकिल की गई थी। ह्यूमन क्वालिटीज़ और मेंटल पावर का ट्रांसफ़र पाताल दुनिया में ही हो चुका था। शीबा ने ये बातें मुझको और पौमी को बताईं। सोनिया बेदार हो चुकी थी। उसने यह सब कुछ सुनने के बाद कहा, अब एक और नया और बेहद खतरनाक महाज हमारे खिलाफ कायम हो चुका है। वह दोनों अपने भाई आर्मरवुड से ज़्यादा ज़हीन, चालाक और मामला फहम है। वह हत्तुल इम्कान पुरस्कार बनकर रहने की कोशिश करेंगे और बेनकाब होने के बाद भी शायद हम उनका कुछ न बिगाड़ सकें, इसलिए कि तुम भी दुश्मनों के सामने बारहा बेनकाब हो चुके हो और वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सके। मैंने तायद में सर हिलाकर कहा, बेशक। वह दोनों अपने भाई आर्मरवुड से ज़्यादा ज़हीन, चालाक, मामला फहम और बहुत ही काबिल हैं। आर्मरवुड अपने दूसरे मामलात में इस कदर मसरूफ़ रहा कि वो सिर्फ मेरी टेलीपैथी की सलाहियतें हासिल कर सका। इसके बरक्स उसके दोनों भाइयों थर्माक्वाइल जैसे इंजीनियर, ह्यूगो जैसे फलसफी, ब्राड नोज जैसे मैकेनिक और दूसरे डॉक्टर और साइंसदानों के दिमागों से बहुत कुछ अपने दिमागों में मुंतकिल कर चुके हैं। उन दोनों का दिमाग इतना हैरत अंगेज होगा कि शायद आज तक किसी इंसान का दिमाग ऐसा ना हो। वो दुनिया के तमाम मालूम फ़नून और तमाम मालूमात का इंसाइक्लोपीडिया होंगे। वो नायाब हीरे की तरह तराशीदा दिमाग रखने वाले समझते होंगे कि किन हालात में कैसे इक़दाम करने चाहिए। उन्हें ना गुस्सा आता होगा, ना वो जोश में आते होंगे, ना वो और तरह के जज्बात से मगलूब होते होंगे। फिर मैंने शीबा को मुखातिब करते हुए कहा, जब तुम हमारी ज़िंदगी में दुश्मन बनकर आई थी तो तुम्हारी टेलीपैथी से इतना खतरा महसूस नहीं हुआ था क्योंकि तुम नादान थी।
तुम्हारे पास सिर्फ यही एक सलाहियत थी, जबकि वो दोनों भाई बेशुमार सलाहियतों के मालिक हैं। मेरा ख्याल है मुझे अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक और बदतरीन दुश्मनों से सामना करना होगा। सोनिया गहरी सोच में डूबी हुई थी। मैंने कहा, क्या सोच रही हो? वो कहने लगी, शिबा के बयान के मुताबिक उसे तिल अबैब में परेशान किया जा रहा है। जब तुम तनवीमी अमल के जरिए उनके जेर असर थे, उनकी हर बात को हरफ आखिर समझते थे, क्या उनके जेर असर रहने के दौरान तुमने अपनी और तमाम साथियों की मसरूफियात के मुतालिक उन्हें बताया नहीं होगा? यकीनन उन्होंने बहुत कुछ पूछा है और मैंने बहुत कुछ बताया है। इसका मतलब है उन्हें तिल अबैब में सिर्फ शिबा की हकीकत मालूम नहीं हुई और भी दूसरे राज मालूम हो चुके हैं। मैंने कहा ना, मैं सब कुछ बता चुका हूं। मैं मजबूर था, अपने आप में नहीं था। सोनिया ने कहा, शीबा तुम फौरन शेख साहब के पास जाओ और उन्हें मोहतात कर दो। बाबा साहब का इदारा हमारी पहली और आखिरी पनाह है। वह दोनों भाई साजिशों के जरिए वहां जगह बनाने की कोशिश करेंगे। वहां के तुलबा और तालिबात को टेलीपैथी के जरिए ट्रैप करने की कोशिश करते रहेंगे। वहां सिर्फ शीबा की मौजूदगी से काम नहीं चलेगा। फरहाद, हम दोनों को इदारे में जाकर कुछ अरसे तक रहना चाहिए। मैं शेख साहब के पास जा रही हूँ। मैंने कहा, वहां से जल्द वापस आना। सोनिया ने भी समझाया, तुम तनहा ख्याल ख्वानी के जरिए सबके पास पहुंच सकती हो। हर एक की खबर रखो और हर एक के पास आती जाती रहो। हम में से किसी के पास आने में देर करोगी तो नए मसाइल पैदा होते रहेंगे। मैं अभी आऊंगी। वो चली गई। मैं और सोनिया खामोशी से एक दूसरे को तकने लगे। हम दोनों के दिमागों में एक ही सवाल था, क्या वो टेलीपैथी जानने वाले हमारे दिमागों में मौजूद हैं? फिलहाल हमें अपने सवाल का जवाब नहीं मिल सका था। हमारी जिंदगी में जितने खतरनाक दुश्मन आए, वो पहले पहल पुरस्कार बनने की कोशिश करते रहे, साथ पर्दों में छुपते रहे। फिर उनके अपने मामलात ने और कुछ हमारी जद्दोजहद ने उन्हें बेनकाब कर दिया। लेकिन अब जो दुश्मन थे वो सबसे मुख्तलिफ थे। वो हमसे दूर नहीं थे, हमारे पास ही थे, हमारे अंदर थे और हम उन्हें देख सकते थे, ना पहचान सकते थे। एक नर्स ट्रॉली में खाने पीने की चीजें ले आई। खाने के साथ दवाएं भी थीं। उसने कुछ दवाएं खिलाई, फिर ताकीद की कि खाने के बाद मुझे कुछ और दवाएं भी खाना होंगी। मैं सोनिया का सहारा लेकर बाथरूम में गया। मुंह हाथ धोकर वापस बिस्तर पर आ गया। अगरचे सर से पांव तक जख्म आए थे, मगर बिल्कुल ही कमजोर नहीं था। चलने फिरने के काबिल था। थोड़ी देर पहले ख्याल ख्वानी करके अपनी दिमागी तवानाई आजमा चुका था। इस आजमाइश में कुछ नाकाम हुआ था, कुछ कामयाब। मुझे यकीन था सुबह होने तक फिर ख्याल ख्वानी करने लगूंगा। खाने के दौरान शीबा ने आकर बताया, मैंने जनाब शेख साहब को तमाम हालात तफसील से बता दिए हैं। वो कह रहे हैं तुम्हें और सोनिया को इदारे में आकर रहना चाहिए। ऐसा तो हमने भी सोच रखा था। फिर उसने पौमी के हालात बताए। वो उसी बंगले में थी जहां जोजो के साथ पहुंची थी। जब शीबा उसके पास पहुंची तो एक मेज पर झुकी कागज पर लिख रही थी। उसने ये लिखा था, मैं पौमी इस वक्त अपने होशो हवास में नहीं हूं। ये तहरीर मुकम्मल करने के बाद होश में आऊंगी। अभी मेरे अंदर एक ऐसी नादीदा कुव्वत है जो मुझसे ये सब कुछ लिखवा रही है। ये नादीदा कुव्वत कह रही है कि वो जिसके दिमाग में पहुंचेगी उसी की शख्सियत इख्तियार कर लेगी। अभी मेरे दिमाग में इसलिए पौमी बनकर लिख रही है। सोनिया के पास जाएगी तो सोनिया बनकर बोलेगी, शीबा के पास शीबा बनकर रहेगी। और यही कुव्वत फरहाद अली तैमूर के दिमाग में पहुंचकर उसकी असल शख्सियत इख्तियार कर लेगी। इस तरह शीबा और फरहाद कभी उस नादीदा कुव्वत के असल लबो लहजे को पकड़ नहीं सकेंगे। लिहाजा इस कुव्वत को समझना, इसे कहीं तलाश करना वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ होगा। ये कुव्वत चाहे तो पौमी को पलक झपकते ही फना कर सकती है, या इस लड़की को अपने पास बुलाकर इसकी ब्रेन वॉशिंग कर सकती है, इसे तमाम उम्र अपनी कनीज बनाकर रख सकती है। लेकिन यह कुव्वत ऐसा नहीं करेगी। इस कुव्वत से पहले कितनी अहमकाना कुव्वत ने सोनिया, फरहाद और उसकी दूसरी साथियों को जेर कर दें, उन्हें मार डालने या उन्हें अपना गुलाम बनाए रखने की कोशिशें की और नाकाम रही। उनकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यही है कि उन्होंने फरहाद और उसकी साथी औरतों को अपने करीब आने का मौका दिया। यह कुव्वत ऐसा कोई मौका नहीं देगी। हमें मोहतात रहने के लिए सोनिया की एक मिसाल काफ़ी है। उसने पाताल दुनिया को नीच तो नाबूद करके रख दिया। लिहाजा हम पौमी को भी करीब आने का मौका नहीं देंगे। इस तहरीर को मुकम्मल करने के बाद ये बाहर जाएगी। बाहर वही गाड़ी मौजूद है जिसमें ये जोजो के साथ बैठकर आई थी। ये चाहे तो इसे इस्तेमाल कर सकती है, जहां जाना चाहे जा सकती है। अगर रेड पावर के बॉस को अपनी मदद के लिए बुलाना चाहे तो यहाँ टेलीफोन मौजूद है। उसे टेलीफोन नंबर याद ना हो तो ये कुव्वत टेलीफोन नंबर इस कागज पर लिख रही है। पौमी लिखती जा रही थी। उसने फ़ोन नंबर भी लिखा। शीबा उसके दिमाग में रहकर इस ताक में थी कि जो कुव्वत पौमी का लबो लहजा इख्तियार करके वह तहरीर लिखवा रही है, उससे ज़रा चूक हो जाए, उसका अपना कोई लबो लहजा सुनाई दे तो फ़ौरन उसे गिरफ्त में ले सके। लेकिन ऐसा मौका नहीं मिल रहा था। पौमी लिखती जा रही थी। अब सवाल पैदा होता है, यह कुव्वत पौमी को जिंदा क्यों छोड़ रही है? इसका सीधा सा जवाब है, पौमी ने और सोनिया ने हमारी बहन जोजो और भाई आर्मर को जानी नुकसान नहीं पहुंचाया है। हम भी जानी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, फिर किसी की जान लेकर मिलता क्या है? हम दुश्मनी की एक नई मिसाल कायम करेंगे। किसी को जानी नुकसान पहुंचाए बगैर अपना मुफाद हासिल करते रहेंगे। अलबत्ता हमारे रास्ते में कोई आएगा तो उसे इबरतनाक सबक सिखाएंगे। उसे जिंदा रखेंगे मगर उसकी जिंदगी मौत से बदतर बनाते जाएंगे। इस सिलसिले में हमारा तरीक़ाकार क्या होगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।
पोमी लिखती जा रही थी और शीबा पढ़ती जा रही थी। आखिर में उसने लिखा, अब ये कुव्वत अपनी तहरीर ख़त्म कर रही है। इस तहरीर के नीचे पोमी ने लिखा, तहरीर करदा एक कुव्वत बतौर पोमी बकलम खुद। ये कहते ही पोमी अचानक चौंक गई। उस कुव्वत ने दिमाग पर से कब्जा उठा लिया था। वो होश में थी, कभी अपने हाथ में पकड़े हुए कलम को और कभी उस कागज़ को देख रही थी जिस पर उसकी अपनी तहरीर थी। वो उसे पढ़ने लगी। किसी ने उसके हाथ से ये सब कुछ क्यों लिखवाया था, ये समझ में आ गया। वो कुव्वत चाहती थी कि पोमी की ये तहरीर सोनिया और फरहाद तक पहुंचे, या फिर शीबा ख्यालख्वानी के जरिए अपने तमाम साथियों के सामने इस तहरीर का मतन पेश कर दे। शीबा ने कहा, पोमी मैं तुम्हारे पास हूँ, ये तहरीर पढ़ चुकी हूँ, ये सारी बातें सोनिया और फरहाद को बता दूंगी। जब मैं ये लिख रही थी तो क्या तुम मौजूद थी? हाँ, मैं इस मौके की तलाश में थी कि तुमसे जो कुव्वत लिखवा रही है उससे ज़रा सी गलती हो जाए तो मैं उसे पकड़ सकूं, मगर मुझे ये मौका नहीं मिल सका। पोमी बातें करते हुए बंगले से बाहर आई। वहां वही कार खड़ी हुई थी। उसने कहा, तुम रेड पावर के बॉस से कहो मेरे लिए हेलीकॉप्टर भेज दे, मैं ज़्यादा लंबी ड्राइव नहीं करूंगी। वो कार में आकर बैठ गई, फिर उसे स्टार्ट करके ड्राइव करते हुए एक शाहरा तक पहुंच गई। शीबा ने उसके जरिए एक संगे मील को पढ़ा, फिर रेड पावर के बॉस के पास पहुंचकर बोली, पोमी इस वक्त ओटावा से न्यूयॉर्क जाने वाली शाहरा पर सफ़र कर रही है। उसकी गाड़ी का रंग सुर्ख है। उसके लिए एक हेलीकॉप्टर भेज दो ताकि वो जल्द से जल्द सोनिया और फरहाद तक पहुंच सके। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था। शीबा सोनिया के जरिए पोमी की रुदात बयान कर रही थी और मैं सुन रहा था। जो शख्स खुद को एक कुव्वत कह रहा था उसका तरीक़ेकार कुछ नया था। वह पोमी के दिमाग में पहुंचकर पोमी बन गया था। उसने उसी का लबो लहजा इख्तियार किया था। ये अपने बचाव की बेहतरीन सूरत थी। ना कभी वो अपना लबो लहजा किसी के दिमाग में इख्तियार करेगा, ना ही इस बात का अंदेशा रहेगा कि शीबा या फरहाद किसी के दिमाग में छुप कर उसे गिरफ्त में ले सकती हैं। शीबा थोड़ी देर के लिए चुप हो गई थी, फिर उसने कहा, फरहाद वो कुव्वत मेरे अंदर बोल रही है। यकीनन उसने तुम्हारा ही लबो लहजा इख्तियार किया होगा। हाँ, वो अभी कह रही थी कि मैं शीबा हूँ। इस यकीन के साथ शीबा के लहजे में बोल रही हूँ कि फरहाद ख्यालख्वानी के जरिए मेरे दिमाग में नहीं पहुंच सकेगा। मैं शीबा को समझा रही हूँ, उसकी भलाई इसी में है कि तेल अबैब में मौजूद रहे, उस पर बुरा वक्त आने वाला है। मैं परेशान होकर सोनिया को देखने लगा। शीबा पर बुरा वक्त आने का मतलब ये था कि हम सब पर बुरा वक्त आ रहा था। मैंने कहा, तुम तेल अबैब जाओ मगर हमारे पास आती रहो। वो चली गई। उसके जाने के बाद माँ नीलमा दासी कमरे में आई। उन्होंने पहले मेरी खैरियत दरियाफ्त की, फिर कहा, बेटे मैंने तुम्हें आराम करने के लिए कहा था मगर तुम ख्यालख्वानी करते रहे हो। नहीं माँ जी, आपको गलत फहमी हुई है। अभी मैं अपनी दिमागी तवानाई बहाल कर रहा हूँ, सुबह से पहले ख्यालख्वानी नहीं करूँगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे हो तो मेरे स्वामी ने अभी मुझसे शिकायत क्यों की है? तुम ख्यालख्वानी के जरिए उन्हें परेशान कर रहे थे। मैंने हैरानी से उन्हें देखा, फिर पूछा, क्या आपने स्वामी जी से फ़ोन पर रब्ता कायम किया था? हाँ, मेरा दिल नहीं मानता, आखिर वो मेरे स्वामी हैं। मैंने फ़ोन के जरिए खैरियत दरियाफ्त की। वो गुस्से से कहने लगे, फरहाद मेरे पीछे पड़ गया है। अगर वो तुम्हारा मान करता है, तुम्हारी इज्जत करता है तो उससे कहो मेरे दिमाग में कभी ना आए। माँ जी ने बड़ी मोहब्बत से मुझे देखा, फिर शाने पर हाथ रखकर बोली, बेटे वो बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, लेकिन मेरे शौहर हैं, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। अगर कभी उनसे तुम्हें नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें जवाबी कार्रवाई करने से नहीं रोकूंगी, मगर मैंने बात काटते हुए कहा, मैंने आपको माँ कहा है, आपसे झूठ नहीं कहूँगा। मैंने अब तक ख्यालख्वानी नहीं की और ना ही स्वामी जी से दिमागी राब्ता कायम किया है। आप यकीन करें, हमारे अलावा भी टेलीपैथी जानने वाले मौजूद हैं। वो यकीनन स्वामी जी को परेशान कर रहे होंगे। मैं थोड़ी देर बाद शिबा के जरिए उनके हालात मालूम करूंगा। फिर मैंने सोनिया से कहा, पता नहीं वो कुव्वत हीरा स्वामी को क्यों परेशान कर रही है, आखिर उसे क्या चाहती है? ये शिबा के जरिए ही मालूम हो सकता है। वो अपने मामलात में उलझी हुई थी। जब तक हमारे पास ना आती उसे हीरा स्वामी के मुतल्लिक मालूम ना होता और ना वो हमें मालूमात फराहम कर सकती थी। फिलहाल हम शिबा के मोहताज होकर रह गई। माँ जी मुझे जवाब तलब नज़रों से देख रही थी। मैंने कहा, हम शिबा का इंतज़ार करें, आप फिक्र न करें, स्वामी जी बखैरियत होंगे, हम जल्दी उनसे रब्ता कायम कर लेंगे। जब तक शिबा ना आए टेलीफोन के जरिए उनसे बात कर लो, उनके दिल में तुम्हारे लिए जो शुबहात हैं वो दूर हो जाएंगे। सोनिया ने तायद की। फिर एक मुलाजिम से टेलीफोन लाने के लिए कहा। जब वो टेलीफोन ले आया तो माँ जी ने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। राब्ता कायम होते उन्होंने कहा, मैं नीलमा बोल रही हूँ, आप ख्वामखा फरहाद पर शुबा करें, ये बेचारा जख्मों से चूर है, यहाँ बिस्तर पर लेटा हुआ ख्यालख्वानी नहीं कर सकता। उन्होंने चुप होकर कुछ सुना, फिर कहा, आप मुझे गुस्सा न दिखाएं, फरहाद से बात करें। मैंने रिसीवर लेकर कहा, हेलो स्वामी जी, मैं फरहाद बोल रहा हूँ। पहले मैं तुम्हें हीरा स्वामी कहा करता था, लेकिन माँ जी के मुकद्दस रिश्ते का लिहाज करते हुए स्वामी जी कह रहा हूँ। मुझसे क्या शिकायत है? उसकी आवाज़ सुनाई दी। बड़े मासूम बनकर पूछ रहे हो? इतनी देर तक मुझे परेशान करते रहे, अब ख्यालख्वानी छोड़कर टेलीफोन के जरिए बातें कर रहे हो? मैं सच कहता हूँ, मुझे इस कदर जख्म आए कि ख्यालख्वानी नहीं कर सकता। मैं इतनी बड़ी दुनिया में तनहा टेलीपैथी जानने वाला नहीं हूँ, मेरे अलावा और भी हैं। इस वक्त हमारा एक मुखालिफ तुम्हें परेशान कर रहा है। मेरी बात खत्म हुई, वो एक ज़रा चुप रहा, फिर यकबारगी भड़क कर बोला, तुम उल्लू के पट्टे हो, तुम उल्लू की औलाद हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? नीलमा के सामने टेलीफोन के जरिए बात कर रहे हो और ख्यालख्वानी के जरिए मुझे उल्लू का पट्टा कह रहे हो? मैं हैरानी से चुप रहा।
अब मैं उसे कैसे यकीन दिला सकता था कि ये मैंने नहीं कहा। उसी की शरारत है जो खुद को नादीदा कुव्वत कहता है। माँ जी ने पूछा, क्या बात है? कोई ख्याल ख्वानी के जरिए स्वामी जी को गाली दे रहा है और वो समझ रहे हैं मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब मैं उन्हें यकीन नहीं दिला सकता। माँ जी ने मेरे हाथ से रिसीवर लेकर कहा कि आपका दिमाग चल गया है। फरहाद मेरे सामने बातें कर रहा है, फिर ये कैसे ख्याल ख्वानी कर सकता है? तुम इनकी चालों को नहीं समझ सकती हो। ये बातें करते हैं और चंद सेकंड के अंदर ही चुप रहकर ढेर सारी बातें ख्याल ख्वानी के जरिए कर जाती हैं। इस वक्त ये बातें नहीं कर रहा है, गालियां दे रहा है। मेरा बेटा कम ज़र्फ नहीं है, इसे समझने के लिए आपको अपने अंदर आला ज़र्फी पैदा करनी होगी। तुम ऐसा ज़रूर कहोगी, अब तो तुम्हें टेलीपैथी की कुव्वतें हासिल हो गई हैं, तो मेरे खिलाफ बहुत ज़बरदस्त महाज बना सकती हो। इनके जरिए मुझे अपने बेटे का बाप बनने पर मजबूर कर सकती हो। तुमने करोड़ों डॉलर के हीरे छुपा रखी हैं, अब मैं उन तक कभी नहीं पहुंच सकूंगा। वो ख्याल ख्वानी करने वाले मुझे पहुंचने का मौका ही नहीं देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अब मेरी बाकी दौलत भी तुम हथिया सकती हो। अगर मैं किसी नागिन को दूध पिलाता तो वो इस तरह न डसती जिस तरह तुम बीवी होकर डसने वाली हो। आप जो कहना चाहें कह सकती हैं, जो समझना चाहें समझ सकती हैं। मैंने आपके खिलाफ कोई महाज नहीं बनाया है। मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए जिंदा हूं और जो करती हूं उसी के लिए करती हूं। मैंने आज तक आपको नुकसान नहीं पहुंचाया। आइंदा भी इस शर्त पर नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी कि आप मेरे बेटे को बाप का नाम देंगे और इसका ऐलान करेंगे। आखिर वही बात जुबान पर आ गई। अब तुम डंगे की चोट पर मुझे चैलेंज करोगी, लेकिन मैं भी एक जिद्दी हूं। मैं कल भी कहता था, आज भी कहता हूं और आइंदा भी कहूंगा। ना मेरा तुमसे कोई रिश्ता है, ना तुम्हारे बेटे से। तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो, एंड दैट्स ऑल। दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। जब तक वो बात करती रही मैं उनका मुंह तकता रहा। हमारे दरमियान तकरीबन 3-4 फुट का फासला था। वो रिसीवर कान से लगाए हुए थी। हीरा स्वामी उनसे क्या कह रहा था ये मैं नहीं सुन सकता था, लेकिन माँ जी को देखते देखते यूं लगा जैसे वो रिसीवर मेरे कान से लगा हो और मुझे हीरा स्वामी की आवाज़ साफ सुनाई दे रही हो। जो कुछ वो कह रहा था मैं उसे पूरी तफसील से सुन रहा था। तब अचानक इंकशाफ हुआ कि रिसीवर कान से लगा हुआ नहीं है, बल्कि मैं माँ जी के दिमाग में हूँ और मुझे सारी बातें सुनाई दे रही हैं। यानी ख्याल ख्वानी की परवाज़ बहाल हो गई थी। मैं दूसरे ही लम्हे हीरा स्वामी के दिमाग में पहुंच गया। वो गुस्से से रिसीवर रख रहा था। मैं फिर वापस आ गया, आंखें बंद कर ली, तकिए पर सर रखकर चारों शाने चित लेट गया। माँ जी ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, कितनी बार समझाया, आराम करो, तुम फिर थक गए हो। मेरे जी में आया कि मैं अपनी ख्याल ख्वानी का जिक्र करूं, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। अभी मैं कह चुका था कि किसी की सोच नहीं पढ़ सकता। अब एतराफ़ करूंगा तो माँ जी को शुबा होगा कि मैंने दुश्मनी के तहत चुपचाप हीरा स्वामी को गाली दी है। इस सलाहियत के बहाल होने पर खुशी का इजहार जरूरी नहीं था। मैंने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। वह मुझे आराम करते देखकर वहां से चली गई। सोनिया ने मेरे हाथ को थामकर हौले से आवाज़ दी, फरहाद। मैंने आंखें खोलकर देखा। उसने पूछा, क्या बहुत थक गई हो? मैंने हाँ के अंदाज में सर हिलाया। मैं ज़रा सोना चाहता हूँ। आंखें बंद कर लो, मैं अभी सुला देती हूँ। वो मेरे पास बैठ गई, मेरे सर को सहलाने लगी। मैंने आंखें बंद की, फिर ख्याल ख्वानी की परवाज़ करता हुआ हीरा स्वामी के पास पहुंच गया। वो उस खास ख्वाबगाह में था जहां मैंने पहली बार उसे देखा था और जहां की हर चीज़ में कीमती हीरे जड़े हुए थे। वह रिसीवर को क्रैडल पर पटकने के बाद गुस्से से टहल रहा था, अपने आप को समझा रहा था, गुस्सा दिखाने से काम नहीं चलेगा। मामला बिगड़ गया है। नीलिमा के पास एक नहीं 2 टेलीपैथी की कुव्वतें हैं। वह मुझे ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा सकती है। वो सोचता जा रहा था और ख्वाबगाह की एक एक चीज़ को, एक एक हीरे को छूकर देखता जा रहा था। वह हीरों का आशिक था, दीवाना था, उनके लिए जान भी दे सकता था। उसकी सोच ने कहा, मुझे इस तरह टहलना नहीं चाहिए, थक जाऊंगा, अब मेज़ के पास जाकर बैठना चाहिए। उसकी दूसरी सोच ने कहा, मैं मेज़ के पास जाकर क्यों बैठूं, आराम से बिस्तर पर क्यों ना लेट जाऊं। मगर वह बिस्तर की तरफ ना जा सका। बेख्तियार मेज़ के पास आया, कुर्सी पर बैठकर एक कलम को हाथ में लिया, पास रखी हुई डायरी को खोल लिया, फिर उसके एक सादे सफ़े पर लिखने लगा। मैंने महसूस किया वो बेख्तियार ऐसा कर रहा था। यकीनन वह नादीदा कुव्वत ऐसा करने पर मजबूर कर रही थी। वह समझ रहा था कि लिखना नहीं चाहता, इसके बावजूद लिखता जा रहा है और जो कुछ लिखता जा रहा है वो पहले से उसके दिमाग में नहीं था। अब ये बातें दिमाग में पैदा होती जा रही हैं और वह इन बातों को कागज़ पर लिख रहा है। उसने सबसे पहले एक मास्टर की का नाम लिखा और उस नाम के साथ उसका टेलीफोन नंबर लिख दिया। मैंने फौरन ही आंखें खोल दी। सोनिया मेरे सर को सहला रही थी। मैंने कहा, जल्दी करो, कागज़ और कलम लाओ, मैं जो कहता हूँ उसे लिखती जाओ। क्या तुम जाग रहे थे? हाँ। ये बात माँ जी पर जाहिर नहीं करना चाहता था, तुम जल्दी करो। मैं वहाँ से उठकर गई, फौरन ही कागज़ कलम लेकर आ गई। मैंने एक मास्टर की का नाम लिखवाया और उसके साथ उसका फ़ोन नंबर भी लिखवा दिया। फिर ख्याल ख्वानी की परवाज़ की हीरा स्वामी के दिमाग में पहुंचा। इस वक्त तक वह मजीद 2 अदद मास्टर की के नाम और नंबर लिख चुका था। मैंने वो नाम और नंबर भी सोनिया को लिखवा दिए। इस तरह उसने 6 अदद मास्टर की के नाम और फ़ोन नंबर लिखे। इसके बाद वो एक एक मास्टर की के मुतल्लिक तफसील से लिखने लगा कि उनकी कमजोरियां क्या हैं और हीरा स्वामी उन्हें किस तरह ब्लैकमेल करता है। उन सब के जुराइम के मुकम्मल और ठोस सबूत कहाँ छुपा कर रखे गए हैं। इसके बाद उसने लिखना शुरू किया। मैं हीरा स्वामी के अंदर एक और हीरा स्वामी बोल रहा हूँ और जो कुछ बोल रहा हूँ उसे दूसरा हीरा स्वामी अपने कलम से लिखता जा रहा है। सबसे पहले मैं अपने इस मामूल हीरा स्वामी की गलत फहमी दूर कर दूं कि मैं फरहाद नहीं हूँ। मैं एक अननोन पावर, एक नादीदा कुव्वत हूँ।
मेरे काले कार ने इसके खाने में ऐसी दवा मिलाई है जिससे दिमाग कमजोर हो गया है, ये सांस नहीं रोक सकेगा। ये कुव्वत जिस शख्स के अंदर पहुंचती है उसी की शख्सियत, उसी का लबो लहजा इख्तियार कर लेती है। मैं इन गुजरते हुए लम्हात में हीरा स्वामी हूँ, अपने राज अपने हाथों से इस डायरी पर लिख रहा हूँ, इस एतमाद के साथ कि इसे मेरे सिवा शीबा और फरहाद नहीं पढ़ सकेंगे, क्योंकि मैंने शीबा को तिल अबैब में मसरूफ रखा है और फरहाद फिलहाल ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं है। हीरा स्वामी होश में आने के बाद अपनी इस तहरीर को पढ़ेगा और यकीन करेगा कि शीबा और फरहाद के अलावा भी कोई टेलीपैथी जानने वाला है। जब उसे यकीन आ जाएगा तो मैं उसे तहफ़्फ़ुज़ दूंगा। जो राज उसने अभी लिखे हैं उन्हें शीबा और फरहाद तक पहुंचने नहीं दूंगा, बल्कि नीलमा दासी के दिमाग से जो मालूमात हासिल की हैं वो हीरा स्वामी को बता दूंगा। लेकिन इसके लिए भगवान बनने वाले हीरा स्वामी को मेरा गुलाम बनकर रहना होगा, मेरे इशारों पर चलना होगा। मैं टेलीपैथी के जरिए इस दुनिया को तस्कीर करता रहूंगा और भगवान हीरा स्वामी के रूप में अपने नायब हर जगह छोड़ता रहूंगा। मुझे हीरे जवाहरात का लालच नहीं, ये तो मैं जब चाहूं किसी से भी छीन लूं, जहां इक़्तिदार हासिल करना चाहूं कर लूं। लेकिन मेरे अज़ाइम कुछ और हैं जो रफ्ता रफ्ता ज़ाहिर होंगे। फिलहाल भगवान हीरा स्वामी को यह फैसला करना है कि वो नीलमा दासी के हाथों शिकस्त खाएगा, फरहाद और शीबा के आगे बेबस रहेगा या मेरा गुलाम बनकर उन पर सबकत ले जाएगा और उनकी हर चाल को नाकाम बनाएगा। फैसला भगवान हीरा स्वामी के हाथ में है। ये तहरीर यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। फ़कत नादीदा कुव्वत बतौर भगवान हीरा स्वामी बकल्लम खुद। यह तहरीर मुकम्मल करते ही वह चौंक पड़ा। उसने हैरानी से अपने हाथ में पकड़े हुए कलम को देखा, फिर डायरी पर नजर गई। वो थोड़ी देर तक सोचता रहा उसके साथ क्या हो रहा था, वह अब तक किस तरह गाफिल रहा था। उसके दिमाग में ख्याल पैदा हुआ, मुझे इस डायरी पर लिखी हुई तहरीर को पढ़ना चाहिए। मैं समझ रहा था वो नादीदा कुव्वत उसकी सोच में उसे पढ़ने की तरफ माइल कर रही थी। बहरहाल वो पढ़ने लगा। जैसे जैसे पढ़ता गया शदीद हैरानी और परेशानी में मुब्तला होता रहा। उसने खुद अपने हाथों से कई राज तहरीर किए थे। जब वो और आगे पढ़ने लगा तो ये यकीन करना पड़ा कि फरहाद उसके दिमाग में नहीं आता है, कोई और है। और वो कौन है ये शायद वो कभी नहीं बताएगा। उसने साफ साफ लिख दिया है, जिस शख्स के अंदर जाता है उसी की शख्सियत इख्तियार कर लेता है। उसने अजब अंदाज इख्तियार किया था, जिसके पास जाता था उसी का हमजाद बनकर बोलता था। दानिशमंद कहते हैं सामना करने वाला दुश्मन इतना खतरनाक नहीं होता जितना कि छुपा हुआ दोस्त खतरनाक होता है। फरहाद और शीबा अपने नामों के साथ जाहिर होकर उसके दिमाग में आते थे, जबकि वो नया आने वाला छुप रहा था, छुपकर दोस्ती जता रहा था कि वो फरहाद और शीबा के खिलाफ उसके काम आएगा। जहां तक काम आने का ताल्लुक है वो यकीनन दोस्त है, लेकिन ये दोस्ती बड़ी महंगी पड़ेगी, क्योंकि वो हीरा स्वामी को गुलाम बनाकर रखना चाहता था और इसका फैसला खुद उसी पर छोड़ चुका था। वह मेज के पास से उठ गया, फिर टहलते हुए सोचने लगा, ये क्या नई उफ्ताद आ पड़ी है। इसे उफ्ताद भी कहा नहीं जा सकता। जिस तरह लोहा लोहे को काटते उसी तरह शीबा और फरहाद की टेलीपैथी को काटने के लिए उसे दूसरी तरफ से टेलीपैथी का हथियार मिल रहा था, मगर बड़े महंगे दामों मिल रहा था। भगवान बनने वाले को गुलाम बनना पड़ेगा, और ये बात हीरा स्वामी को पसोपेश में मुब्तला कर रही थी। अगर कोई खुलकर सामने आता तो वो उसे मुंह तोड़ जवाब दे सकता था, लेकिन वो जानता था इस नए टेलीपैथी जानने वाले से दोस्ती करेगा तो कहीं का नहीं रहेगा। उधर शीबा और फरहाद दुश्मन रहेंगे, इधर यह नया आने वाला बदतरीन दुश्मन साबित होगा, फिर वो कहीं का नहीं रहेगा। सियासी दस्तूर के मुताबिक उसे किसी एक ताकत की तरफ झुकना ही पड़ेगा, और यह फैसला उसी पर छोड़ दिया गया था कि वो किस तरफ झुकना पसंद करेगा। फैसला करने में देर नहीं लगी। उसने अचानक बुलंद आवाज से पूछा, तुम कौन हो? मेरे पास आओ, मेरा मतलब है दिमाग में आओ, मेरी बातें सुनो और मेरी बातों का जवाब दो। क्या तुम मेरे पास हो? वो जवाब का इंतजार करने लगा। उसके दिमाग में ख्याल पैदा हुआ, मुझे कहते रहना चाहिए। वो यकीनन चुप है, मगर मेरी सोच पढ़ रहा है। मुझे बुलंद आवाज से बोलने की जरूरत नहीं है। यकीनन वो नादीदा कुव्वत ही उसके दिमाग में ऐसी सोच पैदा कर रही थी ताकि वो अपना फैसला सुना सके। उसने कहा, मैं तुम्हारा साथ चाहता हूं, मैं गुलाम बनकर रहूंगा। इसके लिए मेरी चंद शराइत को तस्लीम करना होगा। बोलो, क्या तुम मेरी बातें सुन रहे हो? वह फिर चुप रहकर जवाब का इंतजार करने लगा। उसके अंदर ख्याल पैदा हुआ, मैं कह चुका हूं, जिस शख्स के अंदर जाता हूं उसकी शख्सियत इख्तियार कर लेता हूं, उसी के लबो लहजे में बोलता हूं और उसी के लबो लहजे में सोच पैदा करता हूं। इस वक्त नादीदा कुव्वत बतौर भगवान हीरा स्वामी बोल रही है, अपना फैसला, अपनी शराइत सुनाओ। मैं बड़ी तवज्जो से इस सोच को सुन रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था। किसी एक आध हरफ की अदायगी में लग्जिश हो जाती तो मैं उसे पकड़ सकता था, मगर मैं भी शीबा की तरह नाकाम रहा। वो बोलने वाला बहुत मोहतात था, उसकी जहानत की दाद देना चाहिए। उसने हमसे महफूज रहने के लिए बड़ा ही अनोखा तरीका इख्तियार किया था। जिस शख्स के अंदर पहुंचता था उसी की शख्सियत इख्तियार कर लेता। ऐसे में हम उसके असल लबो लहजे तक पहुंच नहीं सकते थे। हीरा स्वामी ने कहा, मेरी पहली शर्त यह है कि मैं दुनिया वालों के सामने भगवान बनकर हूं। चाहे दर पर्दा तुम मुझे सारी उम्र गुलाम बनाए रखो, लेकिन मैं अपनी इज्जत और शोहरत चाहता हूं। वो जरा तवक्कुफ से बोला, क्या मेरी ये पहली शर्त मंजूर है? जरा देर खामोशी रही, फिर उसकी सोच उभरी, मंजूर है। वह झुंझलाकर बोला, यह तो मेरी अपनी सोच है, मैं खुद ही कह रहा हूं कि मंजूर है। तुम्हारे अंदर दूसरा हीरा स्वामी कह रहा है, तुम कहते जाओ, मैं सुनता जा रहा हूं।
उसने कहा, मेरी दूसरी शर्त यह है कि इस नादीदा कुव्वत को मेरी दौलत का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। मेरे वो करोड़ों डॉलर के हीरे नीलिमा से वापस लाकर देने होंगे या कोई आसान रास्ता बताना होगा ताकि उन हीरों तक पहुंचकर उन्हें हासिल कर सकूं। उसकी दूसरी सोच सुनाई दी, मैं वादा करता हूं उन हीरों तक तुम्हें पहुंचा दूंगा। उन्हें हासिल करने या ना करने का इन्हिसार तुम पर होगा। शीबा और फरहाद रुकावट बनेंगे कि ऐसे में तुम मेरी मदद नहीं करोगे। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि तुम औरत हो या मर्द। मैं क्या हूं ये सोचने में वक्त ज़ाया ना करो। एक नादीदा कुव्वत के हवाले से बातें करो। शीबा या फरहाद की टेलीपैथी रुकावट बनेगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मर्द की तरह बोल रहे हो, इसलिए कि मैं हीरा स्वामी के लबो लहजे में बोल रहा हूं। मगर एक बात याद रखो, अब तक तुमने जितनी दौलत कमाई है उससे एक फूटी कौड़ी नहीं लूंगा, मगर आइंदा तुम्हारे काम होगा तो तुम्हारे मुनाफे में मेरा भी हिस्सा होगा। अगर तुम चाहोगे कि करोड़ों डॉलर के हीरे हासिल करने में तुम्हारी मदद करूं तो फिर आधे हीरे मैं ले जाऊंगा। उसने जल्दी जल्दी इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं खुद हासिल कर दूंगा। तुम मुझे उन हीरों तक पहुंचा दो। वो कमबख्त अपने बदन का तमाम खून निचोड़ कर दे सकता था मगर हीरे नहीं दे सकता था। उसने तीसरी शर्त बयान की, नीलमा मुझे ये ऐलान करने पर मजबूर ना करे कि मैं उसके बेटे का बाप हूं। फिर उसे अपनी ही सोच सुनाई दी। दूसरे लफ्जों में उसी नादीदा कुव्वत ने कहा, वो फरहाद का सहारा लेकर ऐसा करेगी, मैं इसका तोड़ करता रहूंगा। तुम किसी के बाप बनकर नहीं, अपने अकीदतमंदों के भगवान बनकर होगे। उसने दोनों हाथ उठाकर खुशी से कहा, मुझे मंजूर है। आज से मैं तुम्हारा गुलाम हूं। गुलाम बनने से मेरी गैरत मरेगी। गैरत मरती है तो कोई नहीं देख पाता। भगवान ना बना तो नाक कट जाएगी। नाक के बगैर मुंह लेकर क्या करूंगा, लिहाजा मुझे गुलामी मंजूर है। मैं उसके दिमाग से निकलकर आर्मरवुड के दिमाग में पहुंचा। वो गहरी नींद में था। मैंने उसके ख्वाबीदा दिमाग से मालूम किया। पता चला उसके एक भाई का नाम शार्परवुड है और दूसरे भाई का नाम हार्परवुड। बाकी उसकी दोनों बहनों के नाम तो पहले ही मालूम थे, यानी एक लेडी रोजीना थी, दूसरी जोजो। आर्मर के ख्वाबीदा दिमाग ने यह भी बताया कि उसके दोनों भाइयों के दिमागों में टेलीपैथी की सलाहियतें मुंतकिल हो चुकी हैं। अगर उसका दिमाग ना बताता तब भी वो दोनों भाई अपनी हरकतों से जाहिर कर रहे थे कि हमारे मुकाबले में जबरदस्त महाज कायम हो चुका है। सोनिया, माजी और मैं जिस बंगले में थे वो रेड पावर के बॉस की मलकियत था। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए से मुखातिब किया, फिर पूछा क्या पौमी यहाँ पहुंच रही है। उसने जवाब दिया, हमारा हेलीकॉप्टर उसकी तलाश में गया था। शीबा ने बताया था वो सुर्ख रंग की कार में सफ़र कर रही है और ओटावा से न्यूयॉर्क की तरफ जा रही है, लेकिन हमारे आदमियों को अब तक वो कार नजर नहीं आई। मैं मालूम करता हूँ वो कहाँ है। फिलहाल तुम अपने आदमियों को ओटावा के उसी बंगले की निगरानी पर लगा दो जहां कुछ देर पहले पौमी मौजूद थी। वहां आर्मरवुड की बहन जोजो मौजूद है। उस बंगले में यकीनन उसके दूसरे भाइयों शार्परवुड और हार्परवुड की तस्वीरें या उनसे ताल्लुक रखने वाले कागजात जरूर होंगे। तुम्हारे आदमी उस बंगले में जबरन घुस सकते हैं, वहां की तलाशी ले सकती हैं। उन्हें यह सख्ती से ताकीद की जाए कि वो अपनी आवाज़ जोजो या किसी को ना सुनाए, वरना दूसरे टेलीपैथी जानने वाले तुम्हारे आदमी को ट्रैप करेंगे और बेमौत मार डालेंगे। ये बातें समझाने के बाद मैं पौमी के पास पहुंच गया। उसे बहुत पहले ही मेरे पास पहुंचना चाहिए था। वो क्यों ना पहुंच सकी, कहाँ रह गई, ये हम अपनी मसरूफियात के बायस मालूम ना कर सके। अब मैं उसके पास पहुंचा तो पता चला वो एक अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी हुई है। मैंने उसे मुखातिब नहीं किया, पहले उसकी खैरियत और उसके हालात मालूम करता रहा। वो कार ड्राइव करती हुई जा रही थी, कभी कभी आसमान की तरफ देखती थी क्योंकि रेड पावर के बॉस की तरफ से हेलीकॉप्टर आने वाला था। ऐसे ही वक्त उसकी कार एक भारी भरकम ट्रक से टकरा गई। वो यकीन से नहीं कह सकती थी कि यह हादसा उसकी गफलत से हुआ या ट्रक वाले ने जानबूझकर साइड मारी थी। वो स्टीयरिंग पर काबू ना पा सकी। गाड़ी सड़क के किनारे उतरते हुए एक दरख्त से टकरा गई। उसके सर पर और सीने पर चोटें आई थी, लेकिन वह फौलादी जिस्म ही नहीं फौलादी असाब भी रखती थी। इसके बावजूद वह अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी हुई थी। मैंने उसे मुखातिब किया तो वो मुस्कुराते हुए बोली, क्या फिर जिंदा हो गई? मैंने हंसते हुए कहा, हाँ, कमबख्तों ने मुझे रूह बनाकर रख दिया था। कैसी हो? क्या मुझे बताना होगा किस तरह हादसा पेश आया? मालूम कर चुका हूँ। तुम्हारी जगह कोई दूसरी होती तो जख्मों की ताब ना लाती। वाकई तुम फौलादी असाब रखती हो, इसके बावजूद बिस्तर पर पड़ी हुई हो। आखिर क्या बात है? तुम मेरे अंदर रहकर महसूस करते हो कि मैं बेहद कमजोरी महसूस कर रही हूँ। समझ में नहीं आता इतनी मामूली चोटें मुझे किस तरह बेबस बनाकर यहाँ डाल सकती हैं। जब तुम्हें अस्पताल पहुंचाया गया तो तुम होशो हवास में थी, पूरी तरह होश में थी, जरा कमजोरी महसूस कर रही थी। मैंने सोचा फर्स्ट एड मिलने के बाद फिर ड्राइविंग के काबिल हो जाऊंगी। यहाँ मेरी पेशानी की चोट पर दवाएं लगाई गई, फिर दवाएं खिलाई गई। इंजेक्शन लगाने के बाद मैंने महसूस किया कि दिल घबरा रहा है और मैं कुछ कमजोर सी हो गई हूँ। मुझे थोड़ी देर आराम करना चाहिए। तब से मैं यहाँ हूँ, उठने को जी नहीं चाहता है। मैं अभी आऊँगा। जब तक ना आऊँ यहाँ की कोई दवा इस्तेमाल ना करना, ना ही इंजेक्शन लगवाना, बल्कि एक गिलास पानी तक ना पीना। क्या तुम जा रहे हो? तुम्हारे लिए कुछ इंतजामात करना चाहता हूँ। फरहाद, किस्मत की सितम ज़रीफ़ी देख रहे हो? कई बार तुम्हारे पास आते आते रह गई। हर बार यकीन होता रहा तुम्हारे पास पहुंच रही हूं, मगर हर बार यही कहना पड़ता है। किस्मत की खूबी देखिए, टूटी कहाँ कुमंद, दो चार हाथ जबकि लबे बाम रह गया। मैंने हंसते हुए कहा, ऐसा होता है, मगर ऐसा हमेशा नहीं होगा। हम जरूर मिलेंगे।
मैंने दिमागी तौर पर हाजिर होकर सोनिया से कहा, पौमी एक अस्पताल में है, कार का एक्सीडेंट हो गया था। मैंने एक्सीडेंट के मुतालिक बताया, फिर कहा, वो खतरात में घिरी हुई है। दुश्मन छुपकर वार कर रहा है, वो हम में से किसी को बज़ाहिर जानी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिस तरह पौमी कमजोरी महसूस कर रही है, उससे पता चलता है वो धीरे धीरे मारेगा। तुम्हारा वहां पहुंचना जरूरी है, अभी यहां से रवाना हो जाओ। वो कहाँ है? उसे वापस ओटावा पहुंचा दिया गया है। जल्द अज जल्द पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर लाजमी है। मैंने रेड पावर के बॉस को मुखातिब किया और अपनी ज़रूरत पेश की। उसने कहा, अभी हेलीकॉप्टर पहुंच रहे। मैंने कहा, मेरे आसपास जो डॉक्टर, नर्सें और मुलाजिम, उन्हें बदल जाना चाहिए। जिन नए लोगों को मेरे पास भेज रहे हो, उन्हें ताकीद कर दो कि जुबान से एक लफ्ज़ अदा न करें, तन्हाई में भी टेलीफोन पर किसी से गुफ्तगू न करें। हम सब खतरात में घिरे हुए हैं। मैंने सोनिया से कहा, तुम्हें बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। अब तक हमारे दुश्मनों ने जान से मार डालने की कोशिश की या हमें जिस्मानी और जहनी तौर पर नुकसान पहुंचाते रहे। ये पहला दुश्मन है जो आहिस्ता आहिस्ता हमें कमज़ोर बनाकर अपने रास्ते से हटा रहा है। अगर हम इसी तरह यके बाद दीगरे अस्पतालों और घरों तक महदूद होते गए तो उसके लिए मैदान साफ होगा, और वो यही चाहता है। वो चली गई।